चलो, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाकी है ना अपना, ये फ्रॉड डायमंड वगैरह सब बाकी है, करेक्ट। चलो, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने आपका जो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट है वो खत्म किया था, बराबर है ना। ठीक है, हम लोगों ने नेटवर्थ बेसिस ये वाला पार्ट खत्म किया था ना। इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इन अ प्राइवेट कंपनी, ये वाला पार्ट हम लोगों ने खत्म किया था, जिसमें हमने दो देखा था, नेटवर्थ बेसिस एंड यील्ड बेसिस। करेक्ट, नेटवर्थ में हमने बोला था कि भाई बैलेंस शीट का जो अपना पार्ट रहेगा कैपिटल बेसिस पे हम लोग देखेंगे, यील्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस के एडजस्टमेंट के हिसाब से जो हम लोग रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंटिंग वगैरह करके, वो पार्ट हम लोग यहाँ पे अप्लाई करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से बाकी है ना लोन्स एंड एडवांसेस वाला, ये हो गया था ना अपना। हाँ, ये हुआ था ना, सारे एसेट्स हम लोग देखे थे। करेक्ट है, ये पार्ट हो चुका। टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हम लोगों ने लास्ट किया था, करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग वाला पार्ट। आज अभी हम लोगों को यहाँ से चालू करना है आपका पूरा ये आगे का पार्ट, प्राइमरी एंड ये वाला पार्ट। चलो, ठीक है, फ्रॉडलेंट एंट्रीज, अब इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, देन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला चीज, फ्रॉडलेंट एंट्रीज क्या पास करेंगे, लेट एंट्रीज हो सकते हैं, जब रिक्वायर्ड है तब एंट्री नहीं किया, दूसरे पीरियड में एंट्री किया, जो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंट्री होना चाहिए था वो नहीं किया, बिकॉज शायद प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा था, प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा था, जो हमको चाहिए वो नहीं हो रहा था बेसिकली। तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने वो एंट्रीज को डिले किया एंड नेक्स्ट पीरियड के अंदर रिकॉर्ड कर लिया, या एंट्रीज को सेकंड, एंट्री पास ही नहीं किया। कैश ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होता है, कैश ट्रांजेक्शन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है ना हमको कि एंट्रीज पास ही नहीं होती है, आया गया पैसा किसको फर्क पड़ता है, वैसा वाला सिचुएशन। नेक्स्ट, पार्ट एंट्री पास करना मतलब पार्शियल, 50,000 का सेल हुआ है तो सिर्फ 30,000 का दिखाना, तो 20,000 रुपए अपने पॉकेट में, मतलब डिस्काउंटेड सेल्स दिखाना, या व्हाट वी से की पार्ट जो है वो कम कर देना एंड ऑल, वो सब में आ जाता है। इंसर्टिंग रॉन्ग एंट्रीज टू डाइवर्ट दी अटेंशन, करेक्ट है कि नहीं है, तो जानबूझ के वो बोला था ना मैंने, इंटरनल ऑडिट के टाइम पे जानबूझ के दो तीन मिस्टेक्स दिखा दो। कौन सा, उधर से ब्लिंक हो रहा है, देखती हूँ, मैं बोलती हूँ बीच में अभी एक बार जाके। ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्टिंग रॉन्ग एंट्रीज टू डाइवर्ट द अटेंशन हम लोगों ने क्या बोला, जहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे तो जानबूझ के आप दो तीन मिस्टेक्स ऐसे निकाल देते हो जहाँ पे ऑडिटर वो चीज में फंसा हुआ रहेगा और एक्चुअल मिस्टेक्स उसको पता नहीं चलेगा, या इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं चलेगा। करेक्ट है, सेल्स के फ्रॉड में हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइसेस को एनहांस करके दिखा सकते हैं, ज्यादा प्राइस दिखाना एंड ऑल। ओमिशन कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह, मतलब छोटा मोटा आइटम्स जो रहता है वो सेल हम लोग दिखाते नहीं, अदर इनकम वाला पार्ट वगैरह रिकॉर्ड ही नहीं करते सिस्टम के अंदर। ठीक है, बिलिंग एंड सेल्स रिवर्सल इन अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह ज्यादा होता है। अभी ये उन लोगों ने स्पेसिफिक टॉपिक्स कुछ कुछ ऐसे रैंडमली डाल दिए कि क्या क्या फ्रॉड्स अपने को दिखते हैं। जनरली आप देखने जाओगे तो मूवी सिनेमाज के अंदर देखो, अम्यूजमेंट पार्क्स वगैरह के अंदर देखो, यहाँ पे रिवर्सल होता ही नहीं है, आपने टिकट ले लिया तो ले लिया, वहां पे कोई ऐसा नहीं होता है। हाँ, वो बुक माई शो से वगैरह हम लोग करते हैं तो बिफोर द मूवी आपका कैंसिलेशन वगैरह अलाउड रहता है, दैट इज फॉर स्पेशल फैक्टर्स, वैसा अलग अलग रहता है सब। तो वैसे कोई फैक्टर के अंदर है तो बात अलग है, बट अदरवाइज जनरली ये सब टिकट्स कैंसिल होते हैं क्या, कभी भी नहीं। करेक्ट है, तो वो केस में अगर आपको रिवर्सल्स दिख रहा है तो दैट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन जो इन्वेस्टिगेशन प्रोब कर सकता है। फूड प्रोडक्शन यील्ड रेशियोज इन द होटल सप्रेशन, ये तो बहुत ज्यादा होता है, कितना फूड व्हाट जैसे कि आप लोगों ने कितना केटर किया कस्टमर्स को और एक्चुअली कितना प्रोड्यूस लाया था, मतलब इन्वेंट्री वर्सेस एक्चुअल प्रोडक्शन। वेस्टेजेस दिखा देने का तो लॉस हो जाता है, अभी पेरिशेबल आइटम्स है ना सारे, तो दिखा दो कि वेस्टेजेस हो गया है और ऑल, तो उससे क्या हो जाता है, आपका लॉस बढ़ जाता है या प्रॉफिट कम हो जाता है, वो सप्रेशन सप्रेशन करने के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। यूजिंग और हायरिंग एसेट्स ऑफ द कंपनी इन लीन पीरियड, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है वहां पे भी हायरिंग वगैरह दिखाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का वगैरह, बराबर है। इससे क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस बढ़े हुए दिखते हैं, यूटिलाइजेशन कुछ नहीं हो रहा है, बट इट सीम्स लाइक कि आप लोग उसको यूटिलाइज करके चल रहे हो, तो यहाँ पे कॉस्ट इन्फ्लेशन दिख सकता है, कॉस्ट इंक्रीज दिख सकता है आप लोगों का सिस्टम के अंदर। ओमिशन इन प्रिपरेशन और डिस्पैच फॉर नोट, डिस्पैच नोट फॉर द सेल्स, सेल्स हुआ ही नहीं है ऐसा दिखाना, मतलब डिस्पैच लेटर वगैरह नहीं देना, जो आपका जाता है ना फैक्ट्री से गुड्स बाहर निकलता है तो डिस्पैच नोट निकलता है कि भाई यहाँ से गुड्स डिलीवरी के लिए निकल गया है, समझ में आया, तो वो सब चीजें नहीं करना। सेल ऑफ एसेट्स रिकॉर्डेड एज इनकम, अदर इनकम की जगह पे उसको इनकम के अंदर क्लासिफाई करके रख दिया है, छोटा छोटा छुपा के रख दिया है। कैश सेल्स एडजस्टेड इन क्रेडिट सेल्स, ये होता है ना, डेटर्स दिखा दो, कैश यूटिलाइज कर लो, टीमिंग एंड लैंडिंग, इससे पैसा आया यूज कर लो, फिर इसका पैसा इधर अप्लाई करो, इसका पैसा उधर अप्लाई करो, उसका पैसा इधर अप्लाई करो, ऐसे करके रोलिंग घूमता है। तो इससे क्या हो गया, एक पैसा हमेशा बाहर है, कोई ना कोई अलग पर्सन यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, राइटिंग ऑफ द गुड डेट एज बैड एंड इरिकवरेबल, ये भी होता है ना, जहाँ पे बंदा पैसा देने वाला है, सिंपल है, आप उसके साथ डील करके रखो, पैसा कैसे देने का, कैश में देने का, तुम उसको बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लो,
आपके लिए प्रॉफिट कम हो गया, टैक्सेबिलिटी एस्पेक्ट में भी बेनिफिट है, बाकी प्रॉफिट एस्पेक्ट में भी आप लोग का ऐसा हो जाएगा कि लोअर प्रॉफिट दिखेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉड्स। यहाँ पे क्या होता है, चैरिटी फंड्स में कितना फ्रॉड होता है ये सबको पता है, ब्लैक का व्हाइट। करेक्ट है, लेते वो लोग डोनेशंस के नाम पे, बट दैट इज नथिंग बट अ टूल टू कन्वर्ट दैट मनी इनटू अ मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिचुएशन वहां पे बहुत ज्यादा चलता है। क्रेडिटिंग डोनेशन टू दी लोन अकाउंट्स, जहाँ पे ऐसा दिखाना कि वो रीपे करने का है अपने को, वेराज एक्चुअली वो क्या है, इनकम वाला पार्ट है। तो इससे क्या हो जाता है, टैक्सेबिलिटी आगे चला जाता है, या टैक्सेबिलिटी आता ही नहीं है कुछ कुछ केसेस में टैक्सेशन के परस्पेक्टिव से। रेंट कलेक्टेड इन कैश बट नॉट रिकॉर्डेड, वो तो सब जगह पे हो, मतलब कैश ट्रांजेक्शन कोई भी एस्पेक्ट में ले लो, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट तो है ही। क्लियर है? एक्सपेंसेस के अंदर फ्रॉड, इनएलिजिबल डिस्काउंट्स, ओवर चार्जिंग करना, जितना है नहीं उससे ज्यादा एक्सपेंसेस को दिखाना, फॉल्सिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज फॉर्ज वाउचर्स वगैरह, रीइंबर्समेंट्स। बराबर है ना? हाँ, करेक्ट है। चलो, अनटाइमली पेमेंट करना, जब जरूरत नहीं है, जब ड्यू डेट्स भी नहीं है तभी भी पेमेंट्स कर देना। इंट्रोडक्शन ऑफ फिक्टिशियस वेंडर्स, बराबर है कि नहीं है, हमने खाना खाया ही नहीं था, किसी और का ओला का बिल, किसी और का बिल हम लोगों ने इधर चार्ज कर दिया, बराबर है। नेक्स्ट, अननेसेसरी यूज प्रोविजनिंग फॉर दी एक्सपेंसेस, प्रोविजंस आर बेस्ड ऑन अजम्पशंस, बराबर है। तो वहां पे अनयूजुअल बेसिस पे अगर आप अजम्पशंस हाई लेके चलते हो तो उसकी वजह से भी आप लोगों का जो प्रोविजनिंग है वो ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाद में जो साल में लग रहा है कि प्रॉफिट, वही याद है मैंने बोला था, स्पेशल रिजर्व या वो सीक्रेट रिजर्व, किटी बनाने का काम वो यहाँ से होता है। समझ में आया? तो ये सब चीजें आप लोग के प्रोविजनिंग वाले पार्ट से हो सकता है। क्लियर विद दिस? पेरोल फ्रॉड्स में क्या हो जाता है, बोगस एम्प्लॉइज, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ आवर्स दिखाना कि ज्यादा टाइम ओवर टाइम काम किया है लोगों ने। कैलकुलेशन ऑफ द नेट पे बाय ट्रांसफरिंग द राउंडिंग ऑफ अमाउंट टू दी पर्सनल अमाउंट, छोटा मोटा अमाउंट, अभी राउंडिंग ऑफ होता है ना जो 5 पैसा 10 पैसा, अपने लिए बहुत छोटा अमाउंट होता है, बट बैंक के कॉन्सेप्ट से देखो वो 5 रुपी राउंड ऑफ भी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। समझ में आया क्या? तो वो वहां पे भी फ्रॉड्स होते हैं, जहां पे वो राउंडिंग ऑफ की वजह से भी आप लोग उसको नहीं लेके जाते हो अमाउंट्स वहां पे। नॉट डीएक्टिवेटिंग द रिटायर्ड एम्प्लॉइज, उनको भी सैलरीज अभी तक जा ही रही है। fictitious employees workers which are paid the salaries, that is bogus employees को जो सैलरी पे हो रहा है। डेटा फ्रॉड, चेंज इन द कंप्यूटर डेटा, डिस्ट्रॉइंग डेटा, ओपन फील्ड्स इन द कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, ये तो अपन आईटी फ्रॉड्स के अंदर पढ़ ही रहे, इतना हम लोगों ने ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के फ्रॉड्स पढ़े। डेटा के अंदर चेंजेस करना, उसके अंदर मैनिपुलेशन करना, डेटा को डिलीट करना, अनवारंटेड चेंजेस करना, वो सब तो है ही ना आपका, करेक्ट है, वो सब फ्रॉड के केसेस में आते हैं। टेक्नोलॉजी रिलेटेड फ्रॉड्स, एम्प्लॉइंग हॉस्टाइल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और मालवेयर अटैक्स, हमने पढ़े थे अलग अलग मालवेयर अटैक्स, याद है ना? नेक्स्ट, फिशिंग मेल्स, फिशिंग मेल्स क्या होता है, ऑटोमेटिकली सबको मेल्स आएगा और वहां पे लिखा हुआ रहता है तुमको लॉटरी लग गया है, इनकम टैक्स का रिफंड है, क्लिक डन, बराबर है। विशिंग, दैट इज वॉइस मेल्स आता है, कॉल्स, कॉल पे आता है ना फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, करेक्ट है, स्पैम कॉल्स वगैरह। स्मिशिंग, दैट इज टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं अपने को, अभी भी तुम लोग ओपन करोगे तो तुम्हारे 10 पिछले मैसेजेस देखो तो उसमें एक तो दिखेगा ये लॉटरी वाला, तुमको इतना लग गया है, ये हो गया है एंड ऑल। देन वेलिंग, दैट इज टारगेटिंग द फिशिंग और हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स, तो यहाँ पे होता है वेलिंग, क्या होता है, बड़े बड़े लोगों को पकड़ना। समझ में आया? जैसे सीईओज ऑफ द कंपनी, सीएफओज ऑफ द कंपनी, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, व्हाट इज बड़े बड़े बिजनेसमैन, इनको जब टारगेट किया जाता है बाय वे ऑफ फिशिंग, विशिंग और स्मिशिंग, तीनों में से कोई भी एक, बट व्हेन यू टारगेट बिग बिग क्लाइंट्स तो इन दैट केस इट इज टर्म्ड एज वेलिंग। वेल बड़ी मछली, समझ में आया? क्लियर है? वो लॉजिक से नाम दिया हुआ है। कार्ड डुप्लीकेशंस, करेक्ट है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का ये सब होता है ना, क्लोनिंग, वो वाला पार्ट आ जाता है। स्टीलिंग कॉन्फिडेंशियल डेटा, वो तो अभी आजकल अपना डेटा किधर नहीं है वैसा वाला पार्ट हो गया, करेक्ट है। हाँ, तुम लोग ही चुराते हो। मैंने पहले ही बता दिया था, फॉर पब्लिक पर्पजेस रिकॉर्ड हो रहा था, सबको सुनाई दिया था, बाद में बोलना नहीं, ठीक है। पी का चैप्टर तूने ध्यान से नहीं पढ़ा, ठीक है। चल, नहीं नहीं, उसने मेरे साथ डील किया है, वो बोली है कि हर एक पी के चैप्टर के जो प्रोविजंस है उसमें कौन कौन सा कंपनी कंप्लाई नहीं कर रहा है वो आईसीआई को मेल करने वाली है। मैंने बोला जिस दिन तू ये करेगी उस दिन मेरे पास वो मेल्स लेके आना, फिर हम बात करेंगे। हाँ वही। हाँ, तो इसलिए बोल रही हूँ, वो डील होके रखा है, वो जिस दिन करेंगे उस दिन अपन बात करेंगे। चलो, बैंकिंग फ्रॉड्स, फॉल्स सिग्नेचर्स होता है, बराबर है, हाँ। चेक फ्रॉड्स होते हैं, ऑल्ट्रेशन इन दी अमाउंट, अकाउंट टाइटल्स, बराबर है कि नहीं है, ये सब चीजें होती है। देन काइट फ्लाइंग, इसमें भी आप लोगों का जो बेसिकली है कि ये ऑल्ट्रेशन इन दी अकाउंट टाइटल्स, काइट फ्लाइंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि किसी का भी चेक कोई भी एनकैश वगैरह करवा सकते हैं, नाम डुप्लीकेशन होता है, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी अपना दिखाने का रहता है,
वो सब चीजें अलग अलग दिखाते हैं ना। डुप्लीकेशन आधार कार्ड, 50,000 से ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करने के लिए गए तो क्या मांगेगा? पैन कार्ड। पैन कार्ड को डुप्लीकेट बनवा सकते हैं नाम वगैरह चेंज करके, वो जगह पे हो जाता है। चेक में अगर आप देखोगे तो बेसिकली अभी भी ये होता है, प्रिंटिंग, चेक्स प्रिंटिंग का भी पार्ट होता है, तो उसको भी फॉर्ज करते हैं वो लोग। अभी उसके अंदर वो आपका जो मैग्नेटिक इंक होता है तो बेसिकली उसमें पकड़ा जाता है, क्योंकि वो चीज नहीं होगा। बट अगर पहले का देखोगे तो वो टाइम पे ये चेक्स भी डुप्लीकेट चेक्स प्रिंट होके जाते थे। जो होता था कि बैंक इसको क्लियर भी कर देता था, बिकॉज वो टाइम पे उतना रिकॉग्निशन पॉलिसी नहीं था। समझ में आ गया? अभी तो अपना क्या होता है, अभी चेक्स अगर आप देखोगे तो यहाँ से वो ऐसा कोई लेके नहीं जाता है डिपॉजिट करवाने के लिए, वो सारा एमआईसी और अपना जो मैग्नेटिक इंक कोड रहता है उसके हिसाब से वो रीड करके क्लियरेंस हो जाता है। अभी तो सेम डे क्लियरेंस वाला पार्ट है, बट पहले ये सब चीजें होती थी जहाँ पे चेक्स वगैरह जो है वो डुप्लीकेट लेवल पे हो रहे हैं, मतलब चेक ही डुप्लीकेट है, डीडी डुप्लीकेट होता है। प्रिंटिंग करवाने का खर्चा कितना लगता है? समझ में 10 रुपए। समझ में आया? क्लियर है? तो वो पार्ट पे बात करें वो लोग, समझ में आया? नेक्स्ट, कैश लेंडिंग ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। पैसा लिया, सुबह पैसा लिया, शाम को पैसा दिया, कैशियर, क्लोजिंग के पहले देके जाओ रिटर्न। बराबर है ना? हाँ, बराबर है कि नहीं है? अब यहाँ पे वही वही चीज चल रहा है। अभी इसमें क्या हो गया, सिंपल, ये आकाश इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बैठा है। सुबह बैंक वाला कैशियर उसका फ्रेंड है, पैसा लिया, 3 बजे तक काम किया, बैंक 4 बजे क्लोज हो रहा है, उसके पहले रिटर्न दे दिया पैसा। सिंपल है ना? पैसा उसी के हाथ में, उसको रिकंसिलेशन कब तक करके देने का है? एंड ऑफ द डे तक उसको रिकंसिलेशन करके देना है, तो वो तो डे के डे में सेटल हो गया ना। जिस दिन नहीं होगा उस दिन पकड़ा जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट, मिसिंग नोट्स इन द बंडल। अभी आजकल वो नया वो पता चलेगा, डबल नोट करके वो चल रहा है। हाँ, वो सब चिपका के जो चल रहा है फ्रॉड्स। हाँ, यूज ऑफ द सेम नोट बंडल्स बाय 2 ब्रांचेस। सेम नोट नंबर होता है ना बंडल पे, तो वो सेम ब्रांच दो सेम दिखा रहे हैं, बंडल सेम दिखा रहे हैं कि इधर भी वही है और इधर भी वही है। बैंक फ्रॉड्स नंबरिंग से होता है ना आप लोगों का, तो उसमें मिसिंग है, या तो फिर सेम ब्रांच बोल रहा है मेरे पास भी यही नंबर का सेट है, और मेरे ये बोलता है मेरे पास भी यही नंबर का सेट है, तो दो जगह से रिपोर्टिंग हो रहा है, बीच में कोई तो एक जगह पे पैसा कहीं तो मिसिंग है, जहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं हो पा रही है। अब ये कब पकड़ेंगे? जब दोनों ब्रांचेस के ऑडिटर्स लिंक करेंगे तब पता चलेगा ना कि दोनों जगह पे सेम हो रहा है, अदरवाइज पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। रॉन्ग पोजीशन इन दी अदर अकाउंट्स, एंट्रीज रॉन्ग पास करते हैं ना, सस्पेंस एंट्रीज वगैरह है, तो आप लोगों ने वो करके रखा है। मिस यूज ऑफ सेंसिटिव स्टेशनरी, सेंसिटिव स्टेशनरी के अंदर पेन पेंसिल रबर नहीं आता, इधर आता है डीडी के फॉर्म्स, एफडी के फॉर्म्स, दीज आर सेंसिटिव स्टेशनरी। एफडी का जो फॉर्म होता है, कोई डुप्लीकेट करके अगर उसको इश्यू कर दिया, बैंक में लेके आ गया, वो बैंक के एफडी के बेसिस पे अगर रिडम्पशन दे दिया, तो बैंक वालों के लिए नुकसान है कि नहीं? और ये हुआ है, पीछे बहुत सारे फ्रॉड्स हुए। फेक एफडी सर्टिफिकेट्स बैंक मैनेजर ने साइन करके दिए हैं और पैसा अपने अकाउंट में लिया है, और बाद में 1 साल के बाद बंदा आया मेरा एफडी रिडीम करने के लिए, बैंक बोलता है कौन सा एफडी, कौन से बैंक में एफडी रखा था तुमने? तो उन्हीं के बैंक के ब्रांच मैनेजर ने ये सारा फ्रॉड करके रखा। समझ में आया? नेक्स्ट, एटीएम ट्रांजेक्शन का मिसयूज होता है, करेक्ट है। वेरियस मीन्स की वजह से आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पे भी पैसा आया पैसा नहीं आया, क्या किया इसने? हाँ देखो, 40 रुपए विड्रॉ करने गए थे तो मिनिमम 100 का क्वांटिटी रहता है ना उसके अंदर। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा ओके, ठीक है। यूजिंग पिन ऑफ डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड होल्डर, पीछे खड़े रह के देख रहे हो वो कौन सा पिन टाइप कर रहा है, अब बाद में तुम उसका कार्ड चोरी करके बाद में लेके जा रहे हो। बराबर है? हाँ हाँ। अरे ये पता है क्या आपको, जब नए नए चिप वाले कार्ड आए थे, नए नए जब वो अपना टैप एंड पे वाला सिस्टम आया था, ठीक है, तो वो टाइम पे लोग क्या करते थे कि जिनके जिनके पास टैप एंड पे होता था, तो फॉर एग्जांपल वॉलेट में आपने कार्ड रखा, कार्ड आपके पॉकेट, मतलब वॉलेट आपके पॉकेट में है, पीपल यूज टू बोर्ड द रेलवे ट्रेन, मतलब जो अपने लोकल ट्रेन होते विथ मशीन्स, और लिटरली वो लोग ऐसे स्कैन करते थे, 2-5 हजार रुपए डाल के रखो ना, क्या फर्क पड़ता है, लिमिट तो अपन उतना रखते ही है। टैप एंड पे का जनरली लोग 5,000 10,000 तक का तो लिमिट रखते ही है ना। तुम छोटा अमाउंट डालो, 2,000 इंटू 50 पीपल इन अ डे। समझ में? एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों का ये था
जहाँ पे कॉन्टेक्टलेस पेमेंट जब चालू हुआ था तो लिटरली देयर वाज अ केस जहाँ पे व्हाट इज कि लोग ये मशीन्स लेके बोर्ड करते हैं और गर्दी में समझ में भी नहीं आएगा। एंड देयर वाज डायरेक्ट पेमेंट विदाउट एनी पिन विदाउट एनी पेमेंट। कॉन्टेक्टलेस वही होता है ना, विदाउट पेमेंट एनीथिंग। हमको 4 बटन दबाने के लिए भी तकलीफ होता है, इसी के लिए वो सिंप्लिसिटी निकाला, बट दैट टर्न इनटू अ व्हाट वी से कि इशू। तब उसको थोड़ा रिजॉल्व किया, उस चीजों पे थोड़े से कंट्रोल्स लाए और उसको इम्प्रूव करके अभी आप लोग यूज करते हो, वैसा है। समझ में आया? ठीक है। एडवांसेस, इन्फ्लेटेड स्टॉक स्टेटमेंट, इन्फ्लेटेड प्रोजेक्शंस, फॉर्स्ड डुप्लीकेट लैंड डॉक्यूमेंट्स, एलसीज वगैरह देना। ये तो होता ही है ना जब लोन लेने के लिए जाते हैं तो, इन्फ्लेटेड बैलेंस शीट वगैरह दिखा के एक्स्ट्रा लोन लेना। तुम लोग भी बना के देते हो अपने क्लाइंट को, करेक्ट है कि नहीं है? चलो, अदर्स, टीमिंग एंड लैडिंग, पता है सबको कैसे चलता है डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल मुझे तुम सब से पैसा लेना है, ठीक है, और सबका ड्यू डेट एक एक के पीछे है, मतलब एक एक महीने के पीछे। सबसे पहला मुझे अगर अमृता ने पैसा दे दिया, वो पैसा मैंने यूटिलाइज कर लिया मेरे पर्सनल रीजन के लिए, तो अब अमृता का पैसा 1 महीना ओवर ड्यू दिख रहा है। ठीक है, अब 1 महीना ओवर ड्यू इज नॉर्मल इन द बिजनेस। तब तक मुझे हिरल ने पैसा दे दिया, तो हिरल का पैसा मैंने ऐसा बताया कि अमृता ने पे किया है और हिरल का पैसा अभी आउटस्टैंडिंग है, तो अमृता इज क्लियर। तो इन दैट केस उसका पैसा लॉन्ग आउटस्टैंडिंग नहीं दिख रहा है, तो कोई भी अलार्मिंग सिचुएशन अराइज नहीं हो रहा है। अभी हिरल का पैसा बचा हुआ है, 1 ही महीने के लिए बचा है ना, तब तक इसने पैसा दे दिया, बराबर है। फिर इसके बाद इसने दे दिया, तो ऐसा करके एक एक करके जल जाता है। अब इसमें कहीं पे बॉटल नेक बन गया, फॉर एग्जाम्पल ओम ने पैसा दिया ही नहीं 3-4 महीने तक, तब वो चीज बाहर आएगी, करेक्ट है। तो तब जाके शायद हायर लेवल अथॉरिटी इसको फोन करेगा और बोलेगा तूने पैसा क्यों नहीं दिया, बोलेगा मैंने तो पैसा दे दिया है। ऐसा करते करते जब पीछे आएगा तब फ्रॉड पता चलेगा। अगर वो स्मूथली चलता रहा तो इन दैट केस आएगा क्या इशू बाहर? नहीं। दिस इज नोन एज स्कीमिंग एंड लैडिंग। क्लियर विद दिस? कोई जगह पे अटका तो वो फंसेगा पूरा का पूरा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, प्रोसेसेस, हाउसेस मिक्सर इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल फॉर सेल ऑफ गुड क्वालिटी मटेरियल, वो तो होता ही है आपका, इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल बेचना। रॉ मटेरियल्स इंफीरियर क्वालिटी के यूज करना आजकल कौन से प्रोडक्ट में नहीं है वो बता दो, वैसा वाला सिचुएशन है, वो तो अदर फ्रॉड्स में आते हैं। पिल्फरेज एंड थेफ्ट इन सुपरमार्केट्स, होता ही है। जूडियो का ही देखा था मैंने, कुछ भी यूज्ड आइटम्स रख के जाते हैं, अभी वो वैसा वाला सिस्टम है एंड ऑल, वो तो है ही है। सेलिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, डेटा बेचना, तुम्हारा स्टूडेंट्स का डेटा कॉलेजेस बेचते ही है। विथ होल्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर अबाउट फ्री प्रोडक्ट स्कीम्स डिस्काउंट एंड कंसेशन। मैगी के ऊपर 1 चम्मच फ्री था, अंकल ने बताया ही नहीं, एग्जाम्पल दिया मैंने, सच्ची में था, मैं तो कल ही लेके आया था, ये ऐसे सोच रहे। डैम इट, घर जाके अलग चम्मच से खाना पड़ा। समझ में आया क्या एग्जाम्पल? तो जब फ्री प्रोडक्ट्स होता है या वो चीज होती है तो वो लोग नहीं बताते ना, बहुत बार विथ होल्ड करके रखते हैं या अलग से रखते हैं क्या, हाँ, फिर अलग से उसको सेल भी करते हैं, मतलब वो जैसे कि विथ मनी। जनरली जो फ्री सैशेस वगैरह तो उस पर लिखा हुआ रहता है नॉट फॉर सेल पर्पस या ऐसे सैंपल, बट अगर वो नहीं लिखा हुआ रहेगा तो उसको तो वो लोग नॉर्मल बेसिस पे भी सेल कर सकते हैं ना, वैसा वाला। एनहांसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस, बराबर है कि नहीं है? ठीक है, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स अभी उन लोगों ने डिस्क्रीट दे, मतलब ऐसा दे दिया है कि जनरलाइज्ड वे में दे दिया, वो किस रिलेटेड है क्या रिलेटेड है ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ नहीं। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिजास्टर और नेचुरल कैलामिटी, कोविड के टाइम पे बोलो या नहीं, ये कभी होता अपना 26 जुलाई, वो टाइम पे लोग पानी बेच रहे थे, एक एक बॉटल बिस्लरी का जो 20 रुपए में बिकता है वो 50 रुपए में 60 रुपए में भी बेच रहे थे। हाँ, देर वेर सम पीपल हु वेर व्हाट इज सर्विंग द सोसाइटी, जहाँ पे फ्री में वो लोग बांट रहे थे चीजें, कि खाने पीने की चीजें फ्री में बांटो, और ये एंड देर वाज दिस पार्ट ऑफ द सोसाइटी आल्सो व्हिच वाज टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, जहाँ पे वो लोग एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे चार्ज कर रहे थे। समझ में आया? जैसे मुंबई में बहुत बार होता है बारिश के टाइम पे जब ट्रेन बंद हो जाती है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देर आर लोकल पीपल हु आर प्रोवाइडिंग फ्री फैसिलिटीज, जहाँ पे आप देखोगे तो मुंबई में बहुत सारी जगहों पे चाय वाय देंगे, बिस्किट बिस्किट खाने के लिए देंगे, जहाँ पे आप अटक गए हो बीच में, कोई रास्ते पे वगैरह अटक गए हो, तो देर आर पीपल या जो सर्विंग ग्रुप्स होते हैं बेसिकली, या हेल्पलाइन नंबर्स वगैरह होते हैं, ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे ऐसा कोई एकदम स्ट्रक हो जाता है। अभी तो 3-4 साल में रिसेंटली मैंने देखा नहीं है कि मुंबई ट्रेन बंद हुआ बिकॉज ऑफ रेन्स, क्योंकि अभी उन लोगों ने, अभी नहीं हुआ ना ये साल, अभी तुम लोग ट्रैवल कर रहे हो लेट का। मैंने लास्ट देखा था, मुझे डेट याद है, 26 सितंबर 2024, एग्जैक्ट डेट मुझे याद है। हाँ,
नहीं, मेरा बर्थडे नहीं, मुझे याद है वो डेट। 26 सितंबर 2000, नहीं 25, सॉरी 26 नहीं 25, सिर्फ एक दिन के अंदर। 25 सितंबर 2024 को हुआ था। आई लेफ्ट फ्रॉम परेल स्टेशन एट 7 PM एंड आई रीच्ड कल्याण एट, हाँ मैं अभी नहीं गई हूँ, मेरा लास्ट ये था, मतलब मैंने ये देखा लास्ट, अभी का मैंने नहीं सुना रिसेंट में। भांडुप और वो कांजरमार्ग के बीच में ऑलमोस्ट 45 to 50 मिनट्स ट्रेन रुका हुआ है। बारिश, अचानक से बारिश होता है एंड ऑल। हाँ हाँ, तो अभी करेक्ट, हाँ मुमरा में भी जो अभी हुआ था उसके वजह से भी हुआ था। करेक्ट, तो ये ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि अगर आप लोग स्ट्रक हो अंदर, तो पहला पहला ये चीज रहता है कि उतरने का नहीं, जो भी हो। पहला चीज ये होता है कि कितना भी करो ट्रेन से नहीं उतरने, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ स्टेशन। अगर स्टेशन पे ट्रेन रुका हुआ है, यू आर गेटिंग डाउन एंड यू आर गेटिंग समथिंग आउट टू गो, दैट इज ओके, बट अदर देन दैट यू शुड नॉट बोर्ड आउट ऑफ द ट्रेन एट एनी पॉइंट इन टाइम। ठीक है, वो लोग अंदर अनाउंसमेंट वैसे भी करते हैं अभी आजकल कि भाई ऐसा ऐसा है या कुछ है, तो ट्रेन जब भी चलेगा तब चलेगा, ऐसा वाला सिस्टम है। दे डोंट नो कि कब चलेगा एंड ऑल वैसा। तो मैं बोल रही हूँ कि ये सब टाइम पे भी कैसा होता है कि देर आर टू टाइप ऑफ पीपल। एक जो हेल्प करेंगे, जहाँ पे वो आपको पानी वानी दे देंगे या फ्री में दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे भी लोग मिलेंगे जो हायर रेट पे आपको वो पर्टिकुलर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्या नहीं पता नहीं, ये मैंने पढ़ा नहीं, मतलब होगा, होगा। तो वो तो पैसा दिया ना, तुम तो दिया रहेगा ना पैसा, मतलब तूने नहीं, इन द सेंस जो भी रहेगा। खाना वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे थे जबकि था। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि व्हेन दे टेक, हाँ तो दे टेक द फेयर ना, तो उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है ना फूड का चार्जेस वगैरह, हाँ तो वो कुछ रहेगा अभी। नेक्स्ट एक और चीज मुझे आप लोग को आज बतानी है, जस्ट मतलब पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और मेरे को बतानी है तुम लोग को, लास्ट में बताती हूँ। इधर 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 इधर, ट्रस्ट, ट्रस्ट एफडीज, जहाँ पे ट्रस्ट के बेसिस पे हम लोग व्हाट वी से कि फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह गिरवी पे रख देते हैं या बता देते हैं। ट्रस्ट में नहीं, एक तो ट्रस्ट में भी हम लोग रखते हैं जहाँ पे आप लोग एफडीज वगैरह दे देते हो, वो वाले पार्ट पे होता है। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल कोई आया एफडी लेके और अपन उसके बेसिस पे लोन दे रहे हैं, तो इन दैट केस दिस एफडीज कैन बी फेक, जिसके बेसिस पे लोन दिया जा रहा है। आगे जाके आप क्या बोलोगे, ये अगर वो सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, आप जाके बैंक में उसको रिडीम करवाने के लिए गए एंड दे विल नॉट बी रिडीमेबल। समझ में आया? फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज टू इन्फ्लेट द एक्सपेंसेस और इनकम, ये तो मतलब बेसिक है, इसके बिना तो बैलेंस शीट पैनल बनता ही नहीं है। कितना भी बड़े से बड़ा कंपनी होने दो, छोटे से छोटा मोटा तो होता ही है, छोटे छोटे कंपनी में ज्यादा होता है, बड़े बड़े कंपनीज में कम होता है, बट होता ही है वो। समझ में आया? करप्शन, अरे बाप रे, ये सिनेरियो में अपन बात करें, चलो। करप्शन में पहला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है ना? करेक्ट है। परचेजिंग स्कीम, सेल्स स्कीम, परचेज साइड से भी होता है, सेल्स साइड से भी होता है। बेसिकली कि देखो, परचेज वाला हमेशा बोलेगा कि कॉस्ट ज्यादा दिखना चाहिए, सेल्स वाला हमेशा बोलेगा कि कॉस्ट, प्राइस कम, मतलब वो वाले पार्ट पे आता है। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होगा कि परचेज वाला बोलेगा कि कॉस्ट ज्यादा दिखेगा तो मेरे को ज्यादा चार्ज करने के लिए मिलेगा। करेक्ट है कि नहीं है? सेल्स वाला बोलेगा मेरा कम दिखेगा तो मेरे को टैक्स वगैरह जो भी रहेगा वो सब चीजें कम पे करना पड़ेगा। तो ये दोनों लेवल्स पे होता है ना, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बायर के लिए अलग, सेलर के लिए अलग। समझ में आया? ठीक है। अभी जैसे अभी ये रोड्स वगैरह बनते हैं, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्टर का बोलो और जो बाकी के ऊपर के लोगों का बोलो, सबका अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना। तो सब अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा निकालने का काम करते हैं। करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर आप देखोगे ब्राइबरी, किकबैक्स मिलते हैं, रिटर्न पैसा, किकबैक्स नहीं पता? कुछ कुछ लोगों को पता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं पता। तुम इसके साथ ट्रांजेक्शन करो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये ले लेते हैं, चलो तुम्हारा सीए फॉर्म है, बराबर है, तुमने तुम्हारे फ्रेंड को बोला, तुम्हारे फ्रेंड का एक कंपनी है, ठीक है, तुम्हारे फ्रेंड के कंपनी को तुमने बोला कि ये सीए फॉर्म व्हाट से कि ये सीए फॉर्म से तुम तुम्हारा ऑडिट करवा लो और उससे 40,000 रुपए का फीस चार्ज करो, बराबर है। अब मैंने आपको दिया तो इसके बदले मुझे मेरा 4,000 रुपया मिलना चाहिए, दिस इज किक बैक। तुम्हारा काम करवाने के लिए पैसा, सर फाइल पास करवा दो गवर्नमेंट ऑफिस में, टेंडर पास करवा दो, तो उसके पीछे मिलता है ना कि इतना पैसा लगेगा,
तो किकबैक्स हो गया। बिड रिगिंग, बिड रिगिंग पता है? तुम लोग सब क्या, तुम लोग ये तुम लोग सब आज आए हो, गवर्नमेंट का एक टेंडर पास हो, मतलब गवर्नमेंट का एक बिड चल रहा है, बिडिंग चल रहा है। ठीक है। अब बिडिंग के केस में क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई तो एक पेट्रोल पंप है जो चलाने के लिए किसी को देने का है, मेंटेनेंस ऑफ द पेट्रोल पंप पूरा देने का है, तो उसके लिए टेंडर निकाला हुआ है। तुम लोग सब आए हो बिड करने के लिए कि कितना तुम लोग ये पर्टिकुलर चीज के लिए देने वाले हो। ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है या टोल का प्रोजेक्ट है, कोई भी ले लो। ठीक है। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल ये दोनों जन जो है ना वो जेन्युइन बिडर्स है। ये दोनों जन कौन है? जेन्युइन बिडर्स। और तुम सब गवर्नमेंट के चमचे लोग। समझ में अब इसमें क्या हो जाएगा, यू विल जस्ट इन्फ्लेट द प्राइसेस। तुम लोग क्या करोगे, एक लेवल तक लेके आ जाओगे फिर छोड़ दोगे। इससे क्या होगा, जो प्रोजेक्ट इनको शायद 20-20 लाख में मिल सकता था दोनों जेनविन को, तुम्हारे वजह से वो 60 लाख तक चला गया बिड करते करते। दैट इज बिड रिगिंग, मतलब इन्फ्लेशनरी प्राइस बढ़ाना विदाउट नोइंग द पीपल कि तुम लोग ये पर्टिकुलर चीज कर रहे हो। अभी एक एग्जांपल देती हूँ, उत्तराखंड में एक पर्टिकुलर ये है प्रोजेक्ट है इसका टूरिज्म का। उसका एक न्यूज आया था बीच में। टूरिज्म का एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और उससे रेवेन्यू जनरेशन इज अराउंड 10,000 करोड़ के समथिंग ईयरली रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल है। ठीक है। तीन कंपनीज ने गवर्नमेंट के पास ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, ये प्रॉपर्टीज को डेवलप करता है और फिर बाद में प्राइवेट होल्डर्स को दे देता है कि तुम चलाओ और हमको सिर्फ ईयरली इतना पैसा दे दो। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल सिटी पार्क बनाया, बनाया गवर्नमेंट ने, एग्जाम्पल मेरे को मतलब वो डिटेल्स में जा रही, बट बनाया। और फिर बाद में मेंटेन करने के लिए एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया और बोला तुम इसको चलाओ, तुम तुम्हारा प्रॉफिट निकालो, साल भर का मुझे इससे 10 करोड़ रुपया चाहिए। ऊपर का जो भी है वो तुम्हारा, लॉस हुआ तो भी मुझे चाहिए, प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे चाहिए, मेरे को 10 करोड़ चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या कर देता है, अपना रेवेन्यू फिक्स कर देता है। उनको बाद में देखने की झंझट नहीं है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है, वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं, तुमने प्राइवेट कंपनी को दे दिया। प्रॉपर्टी अभी भी किसका है, बट मेंटेन करने के लिए उनको दिया जाता है। समझ में आया? तो ऐसा उत्तराखंड का एक पर्टिकुलर टूरिज्म प्रोजेक्ट है, पूरा का पूरा बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है, पूरा डेवलप किया है। और तीन कंपनीज जो है ना वो ये टेंडर के लिए आई थी कि हम लोग इसको मैनेज करेंगे, हम इतना इतना पैसा देने के लिए रेडी है साल भर का। गवर्नमेंट ने, ये तीनों कंपनीज ना इनडायरेक्टली आर रिलेटेड टू पतंजलि, ऑल द थ्री कंपनीज। हम क्या बोलते हैं, टेंडर एक ही जगह से जाना चाहिए। अगर आपके रिलेटेड होते हैं तो वो नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि फिर और कोई नहीं है, मतलब थर्ड पार्टी कोई नहीं है। अगर इसको मिला तो भी अपना ही है, इसको मिला तो भी अपना ही है, इसको मिला तो भी अपना ही है। समझ में आया? टूरिज्म प्रोजेक्ट, छोटे से छोटा अम्यूजमेंट पार्क, ठीक है, जो बेसिकली चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, जहाँ पे आप देखो उत्तराखंड टूरिज्म अच्छा खासा है, बराबर है। ठीक है। गवर्नमेंट ने ये प्लॉट कितने ईयरली अमाउंट पे दिया रहेगा, कितने ईयरली के अमाउंट पे दिया हुआ रहेगा बताओ? कितने कितना कितना एनीवन? हाँ, 500 करोड़। 1 करोड़ के ईयरली रेवेन्यू पे ओनली एंड ओनली 1 करोड़। Only for 1 crore they have given this property for them to this। ये चीजें न्यूज में नहीं दिखेगी। एक अलग लेवल का करप्शन हो रहा है, वो भी बताती हूँ। ये सारी चीजें हम लोग ढूंढते नहीं है, हम लोग देखते नहीं है मार्केट में। दीज ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, आज जाके देखोगे आपको ये न्यूज मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? 1 करोड़ के ईयरली, वो भी मंथली भी नहीं है, ईयरली के बेसिस पे आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी को दे दिया है किसी को मैनेज करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो लेवल ऑफ करप्शन क्लियर है। इलीगल ग्रेटिट्यूड्स, मिलते कि नहीं मिलते पैसा? करेक्ट है। लास्टली इकोनॉमिक एक्सटॉर्शन, वसूली। पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा वसूली कौन करता है? वही है ना। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले बिजनेसमैन से वगैरह पैसा निकालने के लिए कौन करता है, एक्सटॉर्शन कौन रहता है? यही लोग है। समझ में आया? क्लियर है? अब ये मैं तुम लोगों को लेवल ऑफ करप्शन बताती हूँ जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। हम लोगों ने गवर्नमेंट ऑडिट पढ़ा, मैंने आप लोगों को एक रिपोर्ट दिखाया था, आपको याद है कौन सा रिपोर्ट था? वो सीएनडीजी का एक रिपोर्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सा रिपोर्ट था?
रेलवे का रिपोर्ट था, बराबर है कि नहीं? ये मैंने कल ओपन किया था एक्चुअली, अगर देखोगे सफारी पे, ये मैंने कल ओपन किया था सीएमए इंटर के बैच में, यही पे ओपन किया था। ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, दिस इज प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना। ठीक है, ये सीएमएजी का अभी का रिपोर्ट है, दिख रहा है 2025 का ही ये रिपोर्ट अभी इशू है, मतलब जस्ट दिसंबर में ही ये रिपोर्ट बाहर आया। ठीक है, सीएमएजी के वेबसाइट पे अवेलेबल है ये रिपोर्ट, आप लोग जाके चेक कर सकते हो, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर, ये रिपोर्ट के अंदर दिस, पहले बता देती हूँ कि ये प्रोग्राम किसके लिए उन्होंने रन किया था। दिस प्रोग्राम वाज रन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्किल डेवलपमेंट इन केस ऑफ अनस्किल्ड लेबरर्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत सारे अनस्किल्ड लेबर्स इंडिया में एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उनको स्किल्ड लेबर बनाने के लिए कि थोड़ा मोड़ा अगर हम लोग उनको स्किल्स दे दें, जैसे एग्जांपल बताती हूँ, छोटे मोटे जैसे होता है कि रिपेयरिंग, इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग का वर्क आप उनको सिखा दो वो हो जाए, बराबर है कि नहीं है? बार्बर, करेक्ट है, वो हो जाएगा। जिम ट्रेनर्स हो जाएगा। ये सारा क्या है, ये प्रोफेशन ऐसा नहीं जहाँ पे आपको कोई डिग्री की जरूरत है, दीज आर वोकेशनल कोर्सेज, जो हम लोगों ने देखा था पीजीबीपी के अंदर, हम लोग जब टैक्स में पढ़ते हैं कि बिजनेस, प्रोफेशन एंड वोकेशन, तो दीज आर वोकेशनल कोर्सेज जहाँ पे स्किल लगता है आपको, छोटा मोटा जिस प्लम्बिंग का काम, आपको स्किल आपको बता दिया तो आपको कर लोगे, मैकेनिक का काम, करेक्ट है। तो ये सब चीजें, ये छोटे छोटे स्किल्स डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर योजना आया था। अराउंड इधर भी कितना अमाउंट है, उन्होंने 10,000 या 30,000 करोड़ कुछ उन्होंने इन्वेस्ट किया ये प्रोजेक्ट के अंदर, मैंने पूरा रिपोर्ट अभी तक पढ़ा नहीं है, पर जस्ट हाइलाइट्स तुम लोगों को बता रही हूँ, आपको जाके देखना है, आप लोग करते हैं जब भी टाइम मिलता है या स्क्रॉल करते हो ट्रेन वगैरह में, तो एक बार सिर्फ देखने का ट्राई करना कि कितना ये पर्टिकुलर चीज के अंदर उन लोगों ने दिया हुआ है, दिख रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑडिट उन्होंने किया है। ठीक है, 2025 का मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी है पूरा उन लोगों ने डिटेल्स वगैरह देके रखा है। केस कुछ ऐसा है, जितने लोग यहाँ पे रजिस्टर हुए थे ये प्रोग्राम के अंडर, 90% ऑफ द कैंडिडेट्स डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट फर्स्ट। और इधर क्या हुआ था कि जितने टाइम के लिए ये प्रोग्राम चलेगा, जितने भी लोग रजिस्टर होंगे, जितने टाइम के लिए ये प्रोग्राम चलेगा, दे विल बी गिवन 800 और 900 रुपीज पर मंथ एज एन अलाउंस, कि तुम तुम्हारा काम छोड़ के ये स्किल सीखने के लिए आए, तो तुमको थोड़ा बहुत तो खर्चा मिलना चाहिए, जहाँ पे तुम 800-900 रुपया वो दे रहे, मंथली ये पैसा उनके अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है, तब जब तक वो लोग 6-8 महीने का जो भी कोर्स है दे आर कैरिंग इनटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड, अमाउंट विल बी अ बिग अमाउंट। 90% of the people do not have a bank account registered under this scheme. कैसे दिया पैसा, दिया नहीं दिया पता नहीं। सेकेंड, जो 10% का बैंक अकाउंट है, द बैंक अकाउंट नंबर इज 1111111 ठीक है। नेक्स्ट, duplication in the name of candidates, the level of corruption which is in India, पूरा डेटा दिया उन लोगों ने, सारे चार्ट्स, पैटर्न्स वैटर्न सब दिया हुआ है। ठीक है, दीज आर द काइंड ऑफ सेंटर्स, जो सेंटर्स है वो लोग गए फिजिकल इंस्पेक्शन के लिए, तो बोल दिया कि ट्रेनिंग 6 महीने पहले खत्म हो चुका है, सर्टिफिकेट अभी तक मिला नहीं। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर्स बंद है, दिख रहा है। ये लोग गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए सीएनडीजी की तरफ से, दे सॉ दैट द इंस्टीट्यूशन इज क्लोज्ड, वो लोग लेते ना कि हम आए थे, ऐसा वो वाला पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तक तो मजा नहीं आया आपने को। इन लोगों को बोला हुआ था कि जितना भी आपको की फोटोज लेना रहेगा, जो भी बैचेस आप कंडक्ट करते हो, तो आपको लोगों को खड़ा करके आपको फोटो लेना है, प्रॉपर क्लियर एचडी फोटो होना चाहिए, जहाँ पे आपको दिखना चाहिए कि कितने लोगों ने ये पर्टिकुलर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड किया, क्योंकि ये सारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट से ही मिल जाता है कि आपको ये स्कीम फॉलो करके चलना, आपको इतना पैसा मिलेगा, ये सब। ठीक है, तो इनको बोला था कि आपको प्रॉपर फोटोज देने हैं, सेम फोटो डिफरेंट बैच। यही दो लोगों ने स्किल डेवलपमेंट किया गया बिहार, यही दो लोगों ने फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बैकग्राउंड भी सेम, सब सेम। ठीक है, नेक्स्ट, फोटोग्राफ कर दो। ये 5 लोगों ने किया कभी उत्तर प्रदेश में, फिर ये 2 लोगों ने वापस किया इधर दूसरे बैच में, ये देख सेम, ये क्रॉप कर दिया, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। This is the kind of situation, and this is a public report of Comptroller and Auditor General of India on a yojana, on a what to say facility which is provided by Pradhan Mantri. The मतलब जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है वो लोग दे रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट, नहीं उनके पास व्हाट से वंदे मातरम और जनगण मन 10 घंटा डिस्कस करने के अलावा ये टॉपिक्स थोड़ी है डिस्कस करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर। दिस इज नॉट द मेन इशू टू बी डिस्कस्ड। मतलब भी इसमें उन्होंने ये फोटो दिया है
तो कैग ने ये पॉइंट्स को हाईलाइट किया कि सेम ही पर्सन कर रहे थे। तो ये कैट का ही रिपोर्ट है ना बेटा, ये रिपोर्ट किसका ओपन किया मैंने, तो हाईलाइट किसने किया। नहीं तो मैं वही बोल रही थी, उन्होंने मतलब ऐसा बोला कि गवर्नमेंट गलत कर रही है। हाँ तो यही तो लिखा, तू पढ़ना, तू पढ़, यहाँ पे दिखेगा। मिनिस्ट्री हैज स्टेटेड, मिनिस्ट्री किसका होता है, डिपार्टमेंट का है। स्किल मिनिस्ट्री, स्किल एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, प्रधानमंत्री के इसके अंदर आता है। क्या ये मिनिस्ट्री, लिसन लिसन लिसन, ये Ministry stated that no financial irregularities have been found and the payments were made through DBT and such there was no duplication. It is further mentioned that in case any such issue is found in future, thorough investigation will be made and based on the findings, corrective actions will be taken. अरे इधर है उसका क्या? तुम फ्यूचर की बात करो, छोड़ो. Reply of the ministry did not address the basic issue of the process to determine the NMP as what we say, NMP as DIEC, NMP as an employee to strengthen of 2 to 10. However, they certified large number of employees with questionable evidences in support of certifications, while ministry solely relied on the candidate payouts as evidence for the employee certification. समझ में आया? मिनिस्ट्री के पास जवाब नहीं है। ये सारे लोग डुप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड, एक ही बंदी अलग 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 बैच में सब जगह पे रजिस्टर्ड, सेम बंदी। दिख रहा है आप लोगों को? देखो क्या लगता है, मतलब इनके चेहरे देख पहले, इन लोगों ने किया रहेगा, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, बट मैं बोल रही हूँ इफ गवर्नमेंट इज इशूइंग अ पर्टिकुलर स्किल डायरेक्टिव प्रोजेक्ट, ठीक है, तो इन दैट केस आप अगर ये पर्टिकुलर चीज कर रहे हो, ठीक है, मतलब आप एक सेटअप लेके बैठे हो पूरा का पूरा। मुझे एक बात बता, आज कितना ये सिस्टम अपना जो डेवलप है, जितना भी अपने पास सॉफ्टवेयर और ये सब चीजें, कितना टाइम लगेगा रे कि एक ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे डुप्लीकेशन है कि नहीं है ये फाइंड करने के लिए, कितना टाइम लगेगा मुझे एक बता। तो सिस्टम के अंदर नाम डालेगा, वो फ्लैग ऑफ करना चाहिए। कितने यूनिक नंबर्स है अपने पास, आधार कार्ड है अपने पास, पैन कार्ड है अपने पास, दीज आर ऑल यूनिक नंबर्स ना। एक आधार कार्ड के बेसिस पे अगर रजिस्टर्ड है तो वो चीज फ्लैग ऑफ होना चाहिए। फेस रिकॉग्निशन नहीं है अपने पास, एक क्लिक पे तुझे मिल जाएगा कि कितने डुप्लीकेट्स। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज वे अहेड इन टेक्नोलॉजी देन द पब्लिक। आज हम लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करें दैट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स, आर्मी ऑफिशियल्स वे बैक, जो अपने तक आती भी नहीं है, बाद में आती है। वो लोग इतने हाई एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करें, यू डोंट थिंक दैट उनके पास ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे ये चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए। समझ में आ रहा है अपने को? ये आप लोग देखोगे यहाँ पे एक और जगह था, कहीं तो लिखा था, एक इसमें ही है सारे जगह पे, 30,000 जिम ट्रेनर्स को उन्होंने ट्रेन किया। जिम ट्रेनिंग कैसे करवाने का है, मतलब जिम में जो ट्रेनर्स होते हैं ना वो वाला स्किल डेवलपमेंट उन्होंने करवाया। एंड दे हैव गिवन अ डेटा दैट दीस 30,000 जिम ट्रेनर्स हैव बीन अपॉइंटेड, दे हैव गॉट जॉब इन 30 जिम्स। मतलब एक जिम के अंदर 1,000 ट्रेनर्स। ये डेटा है, ये डेटा है, लिटरली यू रीड आपको मिलेगा, मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, मतलब बीच बीच का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ये। The ministry had further stated that there was no requirement of Pradhan Mantri Kaushalya Vikas Yojana branding as the scheme was closed during the audit process. ठीक है, examination of the web link shared by the ministry revealed that the company was involved in designing and fabrication of exhibition stalls and not linked with the job roles for which it certified 15,218 employees. ठीक है, moreover the company had only 102 followers on LinkedIn page indicating its limited outreach. मतलब उसको काम दिया था ये स्कीम को प्रचार करने के लिए कि लोगों तक पता चले कि ये स्किल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का ये पर्टिकुलर स्कीम है, आप इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा उठाइए। आपको अगर जॉब नहीं मिल पा रही है बिकॉज ऑफ अनस्किल्ड लेबर वाला पार्ट, तो आप ये चीज को एनरोल करके लो। तो 15,000 एम्प्लॉइज को उन लोगों ने काम पे लगाया और उनका ये आउटपुट है कि लिंक्डइन पे उनका सिर्फ 102 फॉलोअर्स। समझ में आया क्या? The ministry did not comment or provide information regarding turnover or employees of the radial design. As such, there was no conclusive evidence regarding classification of radial design as best in class. मतलब गवर्नमेंट वाला था ये बेस्ट है, इसके लिए हम लोगों ने इसको दिया था ये। हाँ हाँ, टेस्टिमोनियल सेम, टेस्टिमोनियल नाम अलग अलग है, कॉपी पेस्ट है। दिख रहा है, इनकम, जॉब एनरोलमेंट आईडी, दिख रहा है, असेसमेंट किया, असेसमेंट दिया, जो भी है कॉपी पेस्ट है पूरा,
सर्टिफिकेट के बाद एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्टेड टेस्टिमोनियल्स, सेम टेस्टिमोनियल्स इंक्लूडिंग जेंडर। अरे मैंने सर इस पे ओपन किया है ना इसके लिए। सेम टेस्टिमोनियल्स इंक्लूडिंग जेंडर रेफरेंस एंड सिग्नेचर यूज्ड फॉर डिफरेंट कैंडिडेट्स बट डिफरेंट फोटोग्राफ्स। सेम लोग वापस। In addition to this, NSDC produced documents for the respective SSC as proof of assessment of the candidate. However, in illustration, same photograph were used for showing assessment on different dates without specifying batch details. सेम लोगों ने इधर भी दिया, सेम लोगों ने इधर भी दिया। ये देख पीछे कोई और है, पीछे कोई और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का चल रहा है, मतलब सेमिनार कोई और चीज का है, फोटो लेके इधर डाल दिया है। अरे यार इस लेवल का जो फ्रॉड है ना वो चल रहा है यहाँ पे। ये था डॉक्टर्स का। The training evidence produced was in respect of health sector that can be seen as in with the dress of the candidate, while the training conducted was for media sector. The training evidence produced for media sector was in respect of furniture and fitting skill sector, as can be seen from the banner in the background. ये कुछ और प्रोग्राम है। ट्रेनिंग वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ DAY नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट PMKVY एज कैन बी सीन फ्रॉम द बैनर इन द बैकग्राउंड। ये इधर भी है सेम दोनों। हाँ ये इस लेवल का गवर्नमेंट फ्रॉड हो रहा है एज ऑफ नाउ एंड द डेटा इज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। सोचो द लेवल ऑफ करप्शन विच वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ। सिमिलर पर्सन नोटिस इन डिफरेंट ट्रेनिंग बैचेस इन मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग। जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं टेस्टिंग कर रहे हैं वो भी सेम है। एक और रिपोर्ट था कुछ तो, एक ही बंदा भी इसमें जो ये योजना होती है इसमें सर्विलेंस वाले होते हैं जो जाके ये ट्रेनिंग सेंटर्स पे सरप्राइज विजिट करते हैं कि ये ट्रेनिंग्स बराबर चल रही है कि नहीं चल रही। ऑब्वियस है ना, सरप्राइज जैसे तुम लोग कैश वेरिफिकेशन वगैरह कैसे करते हो। तो इन दैट केस ये देखा इधर ये आशीष सेनवाल करके एक बंदा है जिसने एक ही दिन के अंदर 21 तारीख को, विजिट डेट दिख रहा है, उसने आंध्र प्रदेश का भी फिजिकली विजिट किया, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। 19 इंस्पेक्शन इन डे। मतलब सोचो, मतलब फिजिकल देखना, फिजिकली विजिटेड बोला है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को बात। फिर बंदा थका नहीं है। 22 तारीख को वो कर्नाटका गया, केरला गया, मध्य प्रदेश गया और तेलंगाना भी गया। वही बोल रही ना, नेक्स्ट डे फिर भी नहीं थका। 23 को वापिस वो केरला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में था। समझ में आ रहा है। दिस इज द काइंड ऑफ डेटा विच ministry is giving. Ministry stated the reasons for having the same inspector at different location at the same time: availability of only one login with concerned SSC due to network and communication issues. The evidence was uploaded from the head office. Ministry further added that separate logins have been created now. तभी गलती हो गया, अभी हमने सुधार, बट तभी का जो 25-30 हजार करोड़ रुपया हमने ये योजना पे लगाया था, दैट इज ऑल वेस्ट डन। दिस इज द रिपोर्ट। मतलब अगर तुम लोग जाओगे ना तो हम लोग ये यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा ऑडिट रिपोर्ट्स के अंदर। सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर के अंदर मिलेगा, जो हमने उस दिन देखो फिल्टर्स लगाए थे। यूनियन के अंदर जाके सोशल वेलफेयर SW करके फिल्टर रहेगा, उसके अंदर आप जाके देखोगे तो आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा। दिस इज द लेवल ऑफ करप्शन इन इंडिया विच वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड ये अभी का रिपोर्ट है इसलिए मैंने आपको दिखाया, जो मतलब 2-3 दिन, मतलब ये जस्ट दिसंबर के अंदर आया हुआ रिपोर्ट है। इसके ऊपर ना मीडिया कुछ बोल रहा है, ना न्यूज में आपको कुछ मिलेगा। किसी को भी पता था यहाँ पे? एनीवन? ना न्यूज में है, ना कोई मीडिया चैनल बोलो, न्यूज़पेपर्स में कहीं पे भी ये चीज हाईलाइटेड नहीं है। एंड ये तो एक स्कीम है, ऐसे कितने स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च। वही बोली ना, सी
जनरल पब्लिक, जो एक्चुअल लोग है ना, जो इस चीज का फायदा उठाते हैं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि अभी कल्याण जैसे एरिया में अभी अगर आप देखोगे ना, तो देर विल बी हार्डली 10% ऑफ द क्राउड क्राउड विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू दिस वाला पार्ट। 10 to 20% ऑफ द क्राउड, बाकी सारा क्राउड कैसा है कि दे आर इनटू सम ऑफ द अदर थिंग, दे हैव डेवलप्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, जहाँ पे उनको जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ से और पीछे 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 करके जाऊँ, जो एकदम गांव जैसा एरिया है, या जो ऐसे जैसे कि अरे मैं कर्जत की बात नहीं कर, कर्जत इज नॉट अ गाँव, ओके चलो। हाँ, ये सब हाँ हाँ, नहीं नहीं, वहां तक बात नहीं हो रही, मैं और भी छोटे छोटे जहाँ पे है अगर आप बात करोगे, नहीं हो रही, नहीं हो रही, बस मैं बोल रही हूँ नहीं हो रही है, ठीक है। तो कर्जत के आजू बाजू में भी छोटे छोटे गाँव, क्या 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 बोला, क्या बोला? छोटे छोटे गाँव है आजू बाजू में, तो कल्याण के आजू बाजू में भी है, कल्याण के आजू बाजू में भी गाँव है, ठीक है, इधर इधर इधर। ठीक है, कल्याण के आजू बाजू में भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट दीज काइंड ऑफ एरियाज जो है ना, या अगर आप देखोगे एकदम ही जो व्हाट इज विलेज एरियाज जो है, ठीक है, नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू द टाउन्स ओनली, बट अगर आप प्रॉपर जाओगे तो आपको मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में भी ऐसे बहुत सारे व्हाट इज छोटे छोटे विलेजेस है, एरियाज में, जहाँ पे लोगों को इनका इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल पाता, क्योंकि आप इसका इंफॉर्मेशन दोगे कैसे? आप बोलोगे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिस्टेड, उनको बताएगा कौन कि ऐसा सब है? उनको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगा? गवर्नमेंट स्कूल में क्या ये क्लैरिटी दिया जाता है? नहीं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में, या जो भी कॉलेज आप लोग अटेंड करते हो, वहां पे ये क्लैरिटी रहता है क्या? कभी देखा है अपने प्राइवेट कॉलेजेस में वगैरह ऐसा कुछ लिस्ट लगा के रखा है कि गवर्नमेंट के इतने स्कीम्स है जहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो? करेंगे तो उनका तो नुकसान है। तुम फिर बड़े बड़े कोर्सेज के लिए पैसा कैसे दोगे? जब गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट में या फ्री रेट में ये पर्टिकुलर चीज करवाएगा, देन व्हाई विल यू पे द कॉलेजेस एंड एवरीथिंग फॉर सच काइंड ऑफ थिंग्स? समझ में आ रहा है? सो दीज आर द काइंड, ये सारा चीजें लोगों तक, जो एक्चुअल यूजर्स है उन लोग तक पहुंचता ही नहीं है, ये बहुत सारे स्कीम्स जहाँ पे आप वो पर्टिकुलर चीज का बेनिफिट उठा सको, या ये सारे प्रोग्राम्स का आप लोग ये व्हाट से कि इसका इसका बेनिफिट उठा के एटलीस्ट आप एक जॉब सिक्योर कर सको। दीज आर नॉट थिंग्स विच आर कम्युनिकेटेड टू द पीपल। कैसे तुम लोग बाकी टाइम पास जो मैसेजेस रहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो ऐसे ही अपने व्हाट्सएप पे आ जाता है रैंडमली? आता है कि नहीं आता? अभी तो करते ही है ना वो लोग। करो तुम लोग भी, मतलब गवर्नमेंट को बोल रही हूँ कि करो, ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, ये जो भी जितने भी प्रोग्राम्स है, तुम लोग व्हाट्सएप मैसेजेस डालो, टेक्स्ट मैसेजेस डालो। जब कोविड का एक एक घंटे का कॉलर ट्यून बजाने का है, तभी बराबर बजाते हो सारे नंबर्स पे। एक दिन के लिए करो। ये लास्ट इलेक्शंस में मैंने देखा था, इलेक्शन होने के बाद शाम को कॉल आया था कि अगर आपने इसको वोट दिया है तो वन दबाओ, इसको वोट दिया है तो टू दबाओ। यस 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 यस। मेरे सामने बाहर मैम को, या तो किसी बात स्पीकर पे रख के हम लोगों ने सुना था। मैंने बोला था, मैम मुझे बोले कि ऐसा ऐसा है, बोला मैम स्पीकर पे रखो जरा, मुझे भी सुनना है, जस्ट फॉर एनालिटिकल पर्पजेज, वी वांट टू सी कि पीपल ने कैसे वोट। दिस इज द, मजाक लगता है तुम लोगों को? ये सारी चीजें अपने आसपास में हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, अभी ये फाइनेंशियल फ्रॉड भी एंगल आएगा ही ना इसी के अंदर भी, तो पैसा तो गया ही है ना इतना सारा। करेक्ट है? आपको क्या लगता है कि इतना जो 1,000 crores of rupees जो इतना सारा खर्चा हुआ है, इज दैट रीच टू द अल्टीमेट यूजर्स? और ये सब पैसा किसका है? टैक्स पेयर्स, कॉमन पब्लिक का पैसा है। और अगर कॉमन पब्लिक का नहीं है, तो भी तुमने बाहर से लोन उठा के अपना बजट पूरा किया है, उसका पैसा भी कहाँ से आएगा? हमसे ही आएगा, आज नहीं तो कल। तो हम लोग, मतलब ऐसा नहीं है, बट हम लोग मस्ती कर रहे हैं, हम लोग हंस रहे हैं, वो सब चीजें बराबर है, वो इट इज पार्ट एंड पार्सल। बट मैं बोल रही हूँ कि दिस दीज थिंग्स नो वन इज ब्रिंगिंग टू द नोटिस, कहीं पे भी ये सब चीजों को बात नहीं। दिस इज द रियलिटी विच इज गोइंग ऑन। आप ओपन करो, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इतने सारे सीएनडीजी के रिपोर्ट्स है, कभी ओपन करके देखोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा। कुछ एक्शन नहीं होगा ना, क्या होगा बताओ? क्या? यार वेरी गुड क्वेश्चन, सब चीजें है ना, सीएनडीजी विल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अभी तक प्रेसिडेंट शांत क्यों बैठा है?
सिंपल है, रिपोर्ट आता है, 2 लोगों को सस्पेंड कर दो, मामला ठंडा हो गया, अगले साल नया स्कीम नया दरवाजा। अभी जो इंदौर का भी हो रहा है वो कंटामिनेटेड वाटर वाला सीन, 4 लोगों का डेथ हो गया, तब कंटामिनेटेड वाटर वाला सीन चल रहा है ना वहां पे। इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी माना जाता है, आयरनी। समझ में आया, वहां पे 4 लोग का डेथ हो गया बिकॉज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। एंड नाउ अब जाके वो उस दिन मैंने उसका ये क्लिप भी देखा था, वहां का एक एमपी है, उसको जब एनडीटीवी के रिपोर्टर ने पूछा तो ही लिटरली अब्यूज्ड हिम ऑन कैमरा एंड ही वाज लाफिंग कि वो होते रहता है, जान दो, ऐसा वाला सीन। एंड उसके बेसिस पे क्या आया, मैंने आज सुबह ही पढ़ा, 2 लोगों को निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया जॉब से। और बाकी जो इंजीनियर्स था, वाटर इंजीनियर एंड जो भी होते हैं, वो 2 लोगों को और 4 लोगों को टोटल सस्पेंड कर दिया, बस। सस्पेंड कर दिया, हो गया। समझ में आया? चलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल फ्रॉड, नेटवर्थ नेट इनकम ओवर स्टेटमेंट, अभी ये सारा तो अपना होता है, टाइमिंग डिफरेंस, कभी का इनकम है कभी दिखाया, कभी का एक्सपेंस है कभी दिखाया। फिक्टिशियस रेवेन्यूज, बोगस रेवेन्यूज दिखाना, कंसील्ड लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज को लोअर लेवल पे दिखाना, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा बट इससे लोन ज्यादा मिलेगा। देखो, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम सब लोग कम ही करने जाएंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाने भी जा सकते हैं बिकॉज उसके ज्यादा बेनिफिट भी हो सकते हैं। उसका भी आया पीएनबी का, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर बोला था क्या, पीएनबी का फ्रॉड आया, रिपोर्टेड बॉरोवर फ्रॉड, हम लोगों ने बात किया था लास्ट टाइम। तो अब वो क्या हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ दीज ओनली ना, ये सब चीजों की वजह से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल फ्रॉड ही है ना, कंसील्ड लाइबिलिटी ज्यादा दिखाया तुमने कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा है, हमारा बैलेंस शीट साइज बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से लोन बहुत ज्यादा मिल गया, देन आपने वो पैसे को पर्सनल रीजन के लिए यूज कर लिया। करेक्ट है। इम्प्रॉपर एसेट्स का वैल्यूएशन, ये तो आए दिन चलते रहता है। इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स वगैरह करेक्टली नहीं दिया। नेटवर्थ अंडर स्टेटमेंट, टाइमिंग डिफरेंस, अंडर स्टेटिंग द रेवेन्यू, सेम जैसा कंसील्ड लाइबिलिटीज है तो ओवर स्टेट करके चलो, ज्यादा दिखा के चलो लाइबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस को, तो प्रॉफिट कम हो गया। करेक्ट है। इम्प्रॉपर एसेट्स वैल्यूएशन यहाँ पे भी हो सकता है, इम्प्रॉपर डिस्क्लोजर यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों। पॉजिटिव मतलब बढ़ा के दिखाना, नेगेटिव मतलब कम करके दिखाना। समझ में आया? कम करके दिखाओगे, टैक्स बेनिफिट्स है, जीएसटी बेनिफिट्स है, बराबर है, करेक्ट है। अगर डिविडेंड वगैरह नहीं देना है तो वो सब चीजें है, वो सब चीजों के लिए काम आ जाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट, कंपनी का शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो रहा है उसके लिए कर सकते हो, शेयर वैल्यूएशन ज्यादा लाने के लिए, एग्जिट प्रोवाइड करने के लिए टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ हायर हायर वैल्यूएशन, उसके लिए कर सकते हैं। सेकेंड आपका आ जाता है बैंक से लोन या पैसा उठाने के लिए, आप लोग ये चीजें कर सकते हो। समझ में आया? तो ये सारी चीजों के लिए भी इन्वेस्टिगेशन लगता है कि नहीं लगता? एसेट मिस अप्रोप्रिएशन का बात करते हैं, थेफ्ट ऑफ कैश ऑन हैंड, ये तो होता ही है ना, पैसा जो पेटी कैशियर वगैरह उठा के लेके जाता है। थेफ्ट ऑफ कैश रिसीट्स, उसमें स्कीमिंग आता है, स्कीमिंग के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सेल्स अनरिकॉर्डेड या अंडरस्टेटेड, दोनों हो सकता है। ये सिंपल टॉपिक्स है ना, मतलब मैं ऐसा बोली, कोई चीज नहीं समझ में आए तो रिसीवेबल्स राइट ऑफ कर दो, लैपिंग स्कीम ओवरलैप करने का, इसका इधर वैसा वाला, अनकंसील्ड, बराबर है। कैश, सॉरी, रिफंड एंड अदर्स, रिफंड वगैरह होता है ना, रिफंड दिखा दो कि पैसा रिटर्न दे दिया है, या व्हाट वी से कि जो रिफंड्स आए हैं उनको रिकॉर्ड ही मत करो। करेक्ट है। कैश लार्सेंसी, अगेन पैसा आया है रिकॉर्डिंग मत करो, दिखाओ मत, कैश के बेसिस पे जो कैश थेफ्ट बहुत ज्यादा होता है, मतलब दिखाना नहीं दिखाना, वो सारी चीजों पे चलते रहता है। फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट्स बिलिंग स्कीम्स में, शेल कंपनी, करेक्ट है। नॉन अकम्प्लिस वेंडर, जो वेंडर्स रजिस्टर्ड ही नहीं है अपने साथ, उनको पेमेंट्स वगैरह हो रहे हैं, करेक्ट है। पर्सनल परचेजेस इधर दिखाना, बेसिक्स है ना ये सब तो, ठीक है। पेरोल स्कीम में गोस्ट एम्प्लॉइज हो सकते हैं, फॉल्सिफाइड वेजेस, कमीशन स्कीम्स ऐसे डिजाइन करो, पेमेंट्स जा रहा है बाद में किकबैक्स मिल रहा है, पैसा रिटर्न आ रहा है अपने पास कैश वगैरह में। एक्सपेंस रीइंबर्समेंट, मिस कैरेक्टराइज एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस है ही नहीं उसको कुछ अलग दिखा के दिया है, एक्सपेंस बोला है, मेडिकल एक्सपेंसेस बिल दिख रहा है क्लब का। समझ में आया? ओवर स्टेटेड एक्सपेंसेस ज्यादा दिखाया, फिक्टिशियस एक्सपेंसेस जो है ही नहीं, मल्टीपल रीइंबर्समेंट, सेम बिल पे 4 लोग रीइंबर्समेंट ले रहे हैं। हम चारों क्लाइंट, चारों जन जो है एक ही क्लाइंट में विसिनिटी में, इधर 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 इधर, चारों जन खाने पे मिलते हैं, बिल एक ही बनता है पर चारों क्लेम करते हैं। किया कि नहीं किया? नहीं किया? नहीं किया? किया ना? एक भी नहीं? गलत नहीं रे। हम लोग जब, मतलब मैं महिंद्रा टावर्स में हम लोग जब ऑडिट करने के सामने एक सैंडविच वाला था, तो हम लोग बहुत बार खाना खाने,
तो उसको बोलते थे बिल, तो उसने बिल बुक में से 15-20 बिल फाड़ फाड़ के ऐसे ही दे दिया हमको, मैडम आप बना लो। ये तो ऑटो वाले से एक बोला था। बना लो, ऑटो वाले को कब से बिल बनने को बोला? ऑटो वाला कब से बिल बनने को? तू घर में बैठ के वाउचर बना। तो ये ना हम लोग को वो मीटर का फोटो निकाल के डालना रहता था कि इसका फेल होगा। तो ऑटो वाले ने बोला ऐसे ही तुम्हें कितना भी लगा देता हो आप क्लेम कर देना। वो ऐसे ही होता है उसमें। अरे हाँ, ऑटो वाले को फोन करके वो बढ़ा के रखते हैं। सामने से बोला ऑटो वाले ने मुझे। वही बोल रही हूँ, वो सब चीजें होती है, मतलब ऐसा। हमारे ऑफिस में तो ऐसे ऐसे भी लोग थे, जोमेटो का बिल आया वो पीडीएफ है, पीडीएफ को पहले एडिट करो, जाके चेंजेस करो, बाद में वापस से पीडीएफ बना दो, भेज दो। हाँ हाँ, वही अमाउंट में चेंज करने का, वहां वर्ड में चेंज नहीं किया। चलो ठीक है, तो ये सारा मतलब होता है। देन चेक पेमेंट टेम्परिंग, फॉर्ज्ड मेकर, मेकर जो है बंदा जिसको अलाउड नहीं है वो कर रहा है पेमेंट के वाउचर्स वगैरह बनाने का। फॉर्ज्ड एंडोर्समेंट, बराबर है कि नहीं है? जो लोग एक्चुअली जिनको अथॉरिटी दिया हुआ है कि साइनिंग आपने करना चाहिए, वाउचर आपने बनाना चाहिए, पैसा आपने देना चाहिए, वो सब लोग जो है अथॉरिटी के एक्सीड जाके काम कर रहे हैं, मतलब कोई और ही काम कर रहा है। ऑल्टर्ड पेई, पेई का नाम चेंज कर दिया, किसी और के अकाउंट में पैसा वगैरह चला गया, उसके स्कैनर की जगह तुमने तुम्हारा स्कैनर रख दिया, बराबर ना? ऑथोराइज मेकर, करेक्ट है कि नहीं है? ऑथोराइज मेकर का फॉर्ज सिग्नेचर वगैरह कर दिया, वो सब होता है। रजिस्टर डिसबर्समेंट, फॉल्स वॉइड्स, फॉल्स रिफंड्स, मतलब फॉल्स बेसिस पे आप लोग देखना कि भाई अरे ये सेल हुआ ही नहीं था, वो गलती से रिकॉर्ड हो गया था। बिलिंग बिलिंग करते हैं ना कभी कभी, वो पार्ट पे आ जाता है। फॉल्स रिफंड्स क्लेम करना, या व्हाट वी से कि क्रेडिट, व्हाट वी से डेबिट करना इन द अकाउंट्स। इन्वेंट्री मिस यूज करना। लार्सेंसी, लार्सेंसी के अंदर क्या आता है? एसेट रिक्विजिशन एंड ट्रांसफर, जहाँ पे इधर से उधर ये डिपार्टमेंट से ये डिपार्टमेंट में ट्रांसफर देना, ये फैक्ट्री से वो फैक्ट्री आउटलेट में ट्रांसफर देना। फॉल्स सेल्स, फॉल्स शिपिंग, परचेसिंग रिसीविंग रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली नहीं करना। अनकंसील्ड लार्सेंसी, अनकंसील्ड मतलब क्या होता है? जो दिख रहा है आपको कि भाई एक्चुअली वो पर्टिकुलर फ्रॉड्स हुए हैं, पैसा यहाँ से वहां घुमा है, या स्टॉक यहाँ से वहां आप लोगों को दिख रहा है। बहुत सारी जगह पे होता है जहाँ पे अभी बहुत सारा ऐसा आ रहा है, कभी भी आप प्रोडक्ट्स लेने जाओ ना तो वो ध्यान देना, एक्सपायरी डेट के ऊपर नया चिपका के दे रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। एंड मैं बताती हूँ ये कंपनी भी नहीं करता है, ये स्टोर कीपर्स करते हैं, क्योंकि उनका माल नहीं बिका, बराबर है कि नहीं? तो अब वो जो व्हाट वी से की प्रोडक्ट है वो तो अपना फैक्ट्री रिटर्न नहीं लेगा, होलसेलर्स के पास से रिटेलर के पास प्रोडक्ट आ गया, तो रिटेलर थोड़ी रिटर्न दे सकता है, रिटेलर के पास प्रोडक्ट वैसे ही रहेगा ना, तो वो क्या करेगा? वो अगेन वही, वो ये स्टिकर मंगाने का कॉस्ट कितना, लगा दो ऊपर वही सेम बनवा के, एंड योर प्रोडक्ट इज सोल्ड। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आज आप देखोगे तो ये सारी चीजें मिल रहा है। तो दैट पार्ट विल आल्सो कम अंडर एसेट मिसअप्रोप्रिएशन वाला पार्ट, समझ में आ रहा है? हम लोगों ने ये सारा पार्ट डिस्कस किया ना, ब्राइबरी वगैरह, अभी डिटेल में उन्होंने पूरा दिया हुआ है, हम लोगों ने ऑलरेडी चार्ट में ही पूरा डिस्कशन कर लिया। तो ब्राइबरी की केस में ऑफिशियल ब्राइबरी वगैरह होता है व्हेन मनी, गिफ्ट और फेवर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट, एंड सच काइंड ऑफ ब्राइबरी इज कॉल्ड एज ऑफिशियल ब्राइबरी, जहाँ पे हम अंडर द टेबल देते हैं हमारा काम करवाने के लिए। एडवांस बिलिंग करके रखना, मतलब जहाँ पे एक्चुअली बिलिंग हुआ ही नहीं है उसका एडवांसेस जो रिसीव्ड है उसका एक्चुअल बिलिंग बुक कर देना, सेल्स पहले से रिकॉर्ड कर देना, करेक्ट है? ठीक है। शेल एंड डमी कंपनी का स्कीम्स चलता है ना, जहाँ पे फिक्टिशियस कंपनीज है जिसके बेसिस पे बिल्स वगैरह इशू होते हैं शेल कंपनीज के बेसिस पे। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के फ्रॉड्स वगैरह तो कितने होते हैं अपने को पता ही है, टैक्स बचाने के लिए, जिसके ऊपर अपने ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस लगते हैं फिर, करेक्ट है कि नहीं है? तो वो सारे रूल्स आ जाते हैं यहाँ पे। These books could be falsified by wrong classification of expenses, inflating the expenses, fictitious expenses, multiple reimbursements for the same चीज। मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज होता है कि नहीं होता? मेनली ट्रस्ट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में सबसे ज्यादा, पॉलिटिकल पार्टी के डोनेशंस में ज्यादा। समझ में आया? अभी हम लोगों ने बीच में देखा था जो अभी बंद हो चुका है आपका इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला स्कीम। अच्छा हाँ, ये कंपनी जिसको पतंजलि वाला जो बैग हुआ है ना प्रोजेक्ट, आई गेस दैट इज ओनली द कंपनी विच वाज द सेकेंड बिगेस्ट डोनर इन केस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लिस्ट आया था पूरा, उसमें वो सेकेंड कंपनी। समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है? वही फ्रॉड एट ऑपरेशनल लेवल एम्प्लॉइज, टेम्परिंग ऑफ द चेक्स होता है, ड्राफ्ट, ऑनलाइन पेमेंट्स, रिसीप्ट, ये सब चीजों में होता है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, क्रेडिट कार्ड वंस स्वाइप द ट्रांजैक्शन इज पुट थ्रू द सिस्टम विदाउट द नीड फॉर द सिग्नेचर ऑफ द पेयर्स। सिमिलरली
Unauthorized credits in the bank account through the ATMs are an immense source of threats to the recipient, including bribery allegations. जहाँ पे अनऑथराइज आपके पैसे, अभी जैसे एग्जांपल बताती हूँ, बैंक अकाउंट जो भी बैंक एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनका जो भी बैंक का सैलरी अकाउंट होता है उसके अंदर कोई भी क्रेडिट्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर वर्किंग इन आईसीआईसीआई बैंक, आपका वहां पे सैलरी अकाउंट होगा जो आईसीआईसीआई बैंक का होगा जनरली, वो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आपका कोई भी नॉर्मल अकाउंट का क्रेडिट नहीं आ सकता। अगर वो क्रेडिट आता है ना तो आपके सीनियर को तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा, क्योंकि देखो बैंक का इन पैसा आउट पैसा सब पता है ना अपने को। तो देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि आपने उनका कोई लोन पास करवाया रहेगा जहां से पैसा आ रहा है एंड ऑल, तो वो अकाउंट के अंदर कभी भी क्रेडिट्स होना नहीं चाहिए जनरली। आप आपके अकाउंट से कहीं पे ट्रांसफर कर रहे हो या वो जेन्युइन ट्रांजेक्शन दिख रहा है तो ठीक है, विच इज प्रूवेबल, तो भी एक बार समझ में आता है। जनरली ट्राई 99% ऑफ द टाइम टू नॉट डू ट्रांजेक्शन। आप खर्चा करो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें से पैसा निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसके अंदर क्रेडिट्स नहीं आने चाहिए फ्रॉम अननोन पीपल या बाहर के लोगों से, या वैसे वाले क्रेडिट्स नहीं आने चाहिए। आपके ही दूसरे अकाउंट से इधर आएगा तो भी एक बार ठीक है कि हाँ मेरे ही ये वाले अकाउंट से मैं मेरे अकाउंट में डाल दूँ। हाँ, अब वो और पीछे जाके ट्रेस करेगा कोई तो वो फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन वगैरह बन सकता है, वो बात की बात। बट मैं बोल रही हूँ कि डायरेक्ट क्रेडिट्स नहीं आने चाहिए। व्हेन आई वाज आल्सो वर्किंग इन बैंक्स, तो वो टाइम पे मतलब सिंपल है, बाकी का कोई भी बैंक रहेगा वो यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हैं, ये वाला नहीं कर करना, ऑटोमेटिकली कोई पेमेंट कर देता है ना। सामने से कोई भी घर का कोई भी बंदा पे करेगा या कोई भी पे करेगा, कोई बड़ा अमाउंट अगर क्रेडिट हो गया अनफॉर्चुनेटली, आपका तो यूपीआई जो डिफॉल्ट रहता है उसमें चला जाता है, गलती से भी हो गया और अगर उन लोगों ने इशू रेस कर दिया तो देन वी विल हैव टू प्रूव द एंटायर चेन। समझ में आ रहा है? तो ये सब चीजों का इश्यूज होता है जहाँ पे आप लोग का ये पर्टिकुलर वर्ड से प्रॉब्लम आता है। Care should be taken that in the name of the payee in the payment transactions in the books and the checks issued therein for the payment is not fabricated to wrongly codify the book against the improper accountant। समझ में आया? नेम फैब्रिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेशन वगैरह आजकल बहुत ज्यादा चलता है। आपको पता भी नहीं होगा आपके नाम पे किसी ने क्रेडिट कार्ड इशू करवा के रखा रहेगा, क्यों? बिकॉज भेल खाते खाते उसको आपका पैन कार्ड मिला रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? मेनी कंपनीज आर सेलिंग, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था डेटा सेल करना, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी ये, उसमें लिखा था टिकटॉक वॉज देयर इन इंडिया। टिकटॉक में एड्स जितने भी लोगों ने यूज किया, मैंने यूज नहीं किया है, बट एड्स आते थे क्या? हमने भी नहीं किया, नहीं आते थे एड्स। मतलब अगर कोई यूज करता रहेगा तो पूछ लो, मतलब मैं ऐसा बता रही हूँ, एड्स नहीं आते उसके अंदर। इंस्टाग्राम पे एड्स आते हैं अपने, चलो हम समझ सकते हैं कि इंस्टाग्राम अर्न कहाँ से करता है, ये एड्स के रेवेन्यू के थ्रू अर्न करता है, आप जो यूज करते हो उसके थ्रू अर्न करता है। मतलब एग्जिस्टिंग मॉडल जो दिख रहे हैं मॉडल, बाकी अंदर का जो चल रहा है वो छोड़ दो, पर मैं बोलूँ कि एटलीस्ट इट इज विजिबल कि हमको दिख रहा है कि वो कहाँ से मनी अर्न कर रहा है, वो सामने सामने बराबर है। जहाँ पे इतने सारे ब्रांड कोलैबोरेशंस होते हैं, प्रमोशंस होते हैं, तो जब व्हाट वी से कि हम लोग स्पॉन्सर्ड एड वगैरह देखते हैं, करेक्ट है, तो उसका पैसा अपन इंस्टाग्राम को पे करते हैं, तो इंस्टाग्राम वहां से अर्न करता है। टिकटॉक में ये सब तो था ही नहीं, दिस दैट वाज जस्ट फॉर फन पर्पसेस, जहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप देख रहे हो। तो टिकटॉक पैसा कहाँ से अर्न करता है? इंडिया में तो बैन हो गया, चलो आउटसाइड इंडिया तो अभी भी चल रहा है, ठीक है। हाउ डज टिकटॉक अर्न मनी? इफ इट इज अ फ्री ऐप, anyone can what is say open, anyone can install, anyone can use it, there are no ads। अगर ब्रांड कोलैबोरेशन होता भी है तो पेमेंट इन्फ्लुएंसर्स को होता है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड एड होगा तो वो ऑब्वियस है कि इंस्टाग्राम को पेमेंट होगा, बट कोलैबोरेशन होगा तो किसको पेमेंट होगा? जो इन्फ्लुएंसर वो पर्टिकुलर चीज को प्रमोट कर रहा है उसको होगा, करेक्ट है कि नहीं है? तो अगर टिकटॉक पे वो भी हो रहा है तो दैट इज गोइंग टू द इन्फ्लुएंसर्स, देन हाउ इज टिकटॉक अर्निंग मनी इन दिस मॉडल? एंड इट इज द बिगेस्ट कंपनी है, मतलब अच्छा खासा बड़ा कंपनी है वो, सोशल मीडिया कंपनी इन द एंटायर वर्ल्ड, इट स्टैंड्स थर्ड आई गेस। जब इंडिया का बेस उसका बहुत कम हो गया था तब थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, बट मतलब वो थर्ड या फोर्थ प्लेटफॉर्म पे है। हाउ इज इट अर्निंग मनी? इतना इतना मनी बाय योर डेटा, आपका स्क्रॉल करने का डेटा, दे आर सेलिंग इट टू वेरियस कंपनीज by which they are earning lakhs and crores of rupees, only and only data sale। जाके देखो कभी पता चलेगा, मॉडल सर्च करो आपको पता चलेगा। इंस्टाग्राम का डेटा आप लोगों का, ईच एंड एवरी पर्सन सिटिंग इन दिस रूम इंक्लूडिंग मी, अपना डेटा शेयर हो रहा है।
वो बंद कैसे करने का उसका है पैरामीटर्स, बट इट इज इतना डीपली रूटेड कि इंसान थक जाएगा, 4-5 बार करके उसको मिलेगा नहीं, वो छोड़ देगा। देयर विल बी वेरी फ्यू आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ द पीपल हु विल बी ऑफिंग दैट पर्टिकुलर, मतलब ऑफ करेंगे वो पर्टिकुलर बटन, जिसकी वजह से आपका डेटा शेयर नहीं। देयर इज अ प्रोसेस। आप गूगल पे स्टेप्स पूछोगे ना कि टू व्हाट वी से स्टॉप शेयरिंग माय डेटा ऑन इंस्टाग्राम विद मेटा, तो वो स्टेप्स बताएगा, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो टैब मिलेगा नहीं, वो चीज दिखेगा नहीं। तो अभी इतना कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ में हम लोग वो चीज करने नहीं बैठते। हम लोग अपना डायलॉग सिंपल है, इतने सारे लोगों का हो रहा है तो मेरा होके क्या ही हो जाए। पूरी दुनिया अपना डेटा दे रही है तो मैं छुपा के क्या ही कर लूंगी। बट दैट विल बी ओनली अ 1 in a million चांस जहाँ पे आपको वो हिट कर देगा और वो चीज अफेक्ट कर जाएगी। समझ में आया? ऑफ द बुक फ्रॉड्स, फ्रॉड्स परपिटेटेड मिसअप्रोप्रिएटिंग द कैश बिफोर दीज आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पैसा लेके भाग जाने का, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो ऑफ द बुक्स फ्रॉड हो गया ना, ये वाला पार्ट। ठीक है, दीज फ्रॉड्स आर डिफिकल्ट टू अनर्थ बिकॉज कैश कलेक्शन वगैरह जब तक देखोगे नहीं, रिकंसिलिएशन होगा नहीं, तब तक बंदा तो लेके भाग चुका है। बराबर है कि नहीं है? ठीक, अभी जैसे ये फेक एफडीज का मैंने जो बताया था आपको, ये कभी बुक्स में आया ही नहीं, तो जब तक ब्रांच मैनेजर ये सब कर रहा था तब तक किसी को भी अलार्मिंग लगा क्या? नहीं। 6 महीने का एफडी है फॉर एग्जाम्पल, तो जब तक वो बंदा रिडेम्पशन के लिए नहीं लेके आता 6 महीने तक, इंटरेस्ट भी तो तभी मिलता है ना पूरा का पूरा, थोड़ी मंथली क्रेडिट होता है कि पता चल जाए कि इंटरेस्ट नहीं आया तो हम टॉरस जैसे भाग गए, रास्ते पे आ गए। तो 6 महीने तक बंदा रुका है, मतलब 6 महीने तक जितने भी लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया, बराबर है कि नहीं है, 5th मंथ के एंड में भाग जाओ, किसको पता चलेगा? बुक्स में तो आया ही नहीं ना वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन कभी एफडी का। कितना सिंपल है लोगों को उल्लू बनाना। सर वो आपका फिजिकल एफडी है ना, तो वो आपको ऐप में नहीं दिखेगा, आपके पास सर्टिफिकेट है ना, वो वैलिड है। कौन बताएगा कि फिजिकल एफडी भी होने दो, ऐप में दिखता है। अब ये अपने को पता है, शायद अपने पेरेंट्स को भी पता है, बट देयर विल बी पीपल हु विल नॉट बी नोइंग इट, और वो बोलेंगे हाँ बराबर है ना, अपन ने तो इधर निकाला ना, ऐप में कौन सा दिखता है जो डिजिटल वे में रहेगा, अपन ने उधर से क्या होता तो उधर से दिखता। देयर विल बी पीपल हु विल बी सीइंग कि अरे ये जेन्युइन है, ये बराबर है। एंड देयर आर फ्रॉड्स हैपनिंग लाइक दिस। कैश मिसअप्रोप्रिएशन होता ही है ना अपना, शॉर्टेजेस इन कैश बैलेंसेस, जब सरप्राइज चेक करते हैं तब पता चलता है कि एक्चुअल बैलेंस कुछ और है और लेजर के अंदर बैलेंस कुछ और है। गए होगे तुम लोग कैश वेरिफिकेशन के लिए, मिला किसी को डिफरेंसेस? नहीं, छोटा मोटा, वो तो आज का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया हुआ रहेगा या वैसा कुछ छोटा मोटा, बड़ा किसी को डिविएशन नहीं दिखा? नहीं, कोई भी नहीं। एक कंपनी का मैं करने गई, मतलब मैं करने गई थी तो उसने बोला, एग्जाम्पल रफ नंबर्स बता रही हूँ, 40,000 का कैश है मेरे पास, लेजर है उसके हाथ में कितना दिख रहा है? 40,000 का कैश। इन लोगों को बताया था मैंने इंटर के टाइम पे, जब एक्चुअल चेक करने गई तो 25,000 का कैश दिख रहा है। मैंने बंदे को बोला सर इतना बड़ा डिफरेंस अभी आज का कुछ है क्या ऐसा? तो नहीं नहीं, कितना डिफरेंस आ रहा है? 15,000 का ना, मैं अभी एटीएम से विड्रॉ करके लेकर। बोला अंकल इधर से पॉकेट से निकाल के भी डाल सकते हो, बट रिटर्न तो लोगे ना, हिसाब चाहिए हिसाब। हाँ सीरियसली, समझ में आया? टीमिंग एंड लाइटिंग डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फ्रॉडलेंट डिसबर्समेंट होते हैं जहाँ पे आप लोग के वजह से कि फॉल्स बिल्स देना, पर्सनल एक्सपेंसेस का बिल्स देना विद टू दी ऑफिस बिल्स, बराबर है कि नहीं है? करेक्ट, अब इस पे हम डिस्कशन नहीं करेंगे, तुम लोग को ज्यादा पता है। Expenses reimbursement scheme. These frauds involving employees resorting to treating their personal expenses incurred for business purposes claiming reimbursements. Correct है कि नहीं है? तो ये पार्ट है, हाँ बराबर है। पेरोल फ्रॉड, अगेन वही आ गया आपका पीएफ ग्रेचुइटी रिलेटेड इश्यूज, देन व्हाट वी से बोगस एम्प्लॉइज एंड ऑल, वो वाला पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे आ गया। कमीशन स्कीम्स बहुत बार होता है ना, फिक्टिशियस सेल्स दिखाना ज्यादा से ज्यादा, कमीशन ले लेना, बाद में सेल्स को रिवर्स कर देना और कमीशन को कैश में रिटर्न ले लेना 5-10% रिटर्न करने के बाद। कंपनीज के लिए क्या बेनिफिट? सेल्स दिखा दिया उनको जितना दिखाना था, सामने एक्सपेंस दिखा दिया जितना उनको दिखाना था, बाद में रिवर्स कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और जो पैसा हमने कमीशन के नाम पे दिया 5% देके रिटर्न मिल गया 95%। सारे बेनिफिट्स। प्रोसीजर टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड, अब ये सारे फ्रॉड्स को किस तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे, किस तरह से हम लोग देखेंगे। करेक्ट है, ये पार्ट अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो, बिफोर प्रोसीडिंग टू इन्वेस्टिगेट द फ्रॉड्स ऑफ टाइप बिफोर, द इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट शुड असर्टेन द एग्जैक्ट ड्यूटीज ऑफ द पर्सन हु इज सस्पेक्टेड टू हैव कमिटेड द फ्रॉड।
सबसे पहला चीज होता है टाइप ऑफ द फ्रॉड आइडेंटिफाई करो। इतने सारे फ्रॉड्स हम लोगों ने ऊपर देखे, इसमें से कौन से टाइप का फ्रॉड यहाँ पे हुआ है, पहले उसका एविडेंस गैदर करो। ठीक है। सेकंड, जो पर्सन ने फ्रॉड किया है, ऐसा लग रहा है या ऐसा हुआ है, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या थे वो डिफाइन करो, क्योंकि उसमें से कहीं तो किया रहेगा ना। या तो उसने मिसयूज किया रहेगा अपने ड्यूटीज और अपने रोल्स को, या तो ओवरराइड किया रहेगा अपने पावर्स। बराबर है। तो सबसे पहला चीज, आइडेंटिफाई द फ्रॉड, आइडेंटिफाई द ड्यूटीज ऑफ, आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज डन द फ्रॉड, आइडेंटिफाई द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पर्सन हु हैज डन द फ्रॉड। करेक्ट है, यहां तक हम लोग आ गए। अब इसके बाद उसका रिलेशनशिप विद द जनरल रूटीन इन द ऑफिस, सर्कमस्टेंसेस, डिफाल्केशन क्या क्या हो सकता है। Such an inquiry would give a clue to promising avenues of the investigation. Greater the authority of the individual suspected of the fraud, wider would be the field of example. हमने लास्ट लेक्चर एफआईआर वगैरह देखा था, राणा कपूर को देखोगे तो पूरे कंपनी उसके अंडर है, तो फ्रॉड कहीं पे भी हो सकता है। अब जब पता चला कि लोन डिपार्टमेंट में, तो हम स्पेसिफिकली वही जगह पे जाएंगे। देन हम लोग व्हाट वी से कि एचआर डिपार्टमेंट को या कंप्लायंस डिपार्टमेंट को पिक्चर में लाएंगे क्या? नहीं, हम वो एक स्पेसिफिक एरिया में फोकस करके चलेंगे, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ना अपने को नैरो डाउन करना पड़ता है अप्रोच। आप ब्रॉडर लेवल पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते जब तक आप ऐसा प्रॉपर नैरो डाउन करके नहीं आओगे, तब तक आपको वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो व्हाट यू हैव टू डू इज, जो अनवारंटेड एलिमेंट्स है उनको निकालना पड़ेगा, एंड जो प्रॉपर एविडेंसेस विच आर लीडिंग यू टू द सोल्यूशन, वो चीजों पे अपने को ज्यादा ध्यान देना। समझ में आया? At times, the accountant is called upon to investigate a suspected fraud, details or the nature of which are not known. In such cases, localizing the source of the fraud. Investigating accountant will have to study the financial and accounting structure, कौन involved है, perpetrator कौन कौन है, कौन से एरिया में हुआ है, फाइनेंस में भी कौन से एरिया के अंदर हुआ है, उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, उनके ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, फ्रॉड क्या हुआ है, वो किसका ड्यूटी था। चलो, अगर मेरा फर्स्ट व्हाट इज मेरा लॉगिन आईडी यूज करके किसी ने किया भी है, और अगर मेरे तक कोई लोग आते हैं कि अरे आपने फ्रॉड किया हुआ है, तो मैं प्रूव कर सकती हूँ कि ये टाइम पे मैं यहाँ पे नहीं थी, आप कैमरा चेक कर लो, आप ये देख लो, आप वो देख लो, somebody has misused, दे विल लीड टू द लिंक ना, कि कहाँ से हुआ है और क्या हुआ है। समझ में आया? Some situations in which the money may be embezzled and the various forms that such frauds usually takes place along their investigation procedure includes cash receipt, सबसे पहला, issuing the receipt to the payer the full amount and entering only a part of the amount on the counterfoil। काउंटरफॉइल होता है, बराबर है, इधर पूरा अमाउंट डालो, इधर कम अमाउंट डालो। काउंटरफॉइल अपने पास रहता है, और ये जो रिसीट है वो सामने वाले को देते हैं, उस पर बराबर अमाउंट डाल के दिया अपन ने। 10,000 रुपए का बिल बनाया, 10,000 रुपए काउंटरफॉइल पे लिख के गया, अपने इस पे कितना लगा? 7,000, 3,000 रुपया। सामने वाला जब बिल बनाएगा तो कितने का बनाएगा, या जो भी एंट्री करेगा वो कितने का करेगा? आया नहीं, गया नहीं। डोनेशन के केस में रिसीट देते ना अपन, तो उसके इसमें बैलेंस मिल जाएगा ना उस पार्टी में। क्या ये सारे फ्रॉड कब होंगे बेटा? समझ में आया? ये सारा तो इधर ही होगा ना। अब बैंक रिसीट रहेगा तो ऑब्वियस है कि वो ट्रेस हो जाएगा, वो तो ट्रेस हो जाएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। बट कैश रिसीट रहेगा तो नहीं होगा ना। शोइंग लार्जर कैश डिस्काउंट देन एक्चुअली अलाउड, ज्यादा दिखाना, एडजस्टिंग फिक्टिशियस क्रेडिट, कैश सेल, राइटिंग ऑफ गुड डेट। अब ये रिपीटेशन आ रहा है आप लोग का, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी और अभी भी। शॉर्ट डेबिटिंग द कस्टमर अकाउंट इन द लेजर विद द इंटेंशन टू विड्रॉ द डिफरेंस व्हेन फुल्ली डेबिटेड, फुल अमाउंट इज पेएबल बाय हिम टू कलेक्ट। करेक्ट है, जानबूझ के बैलेंस को कम दिखा के रखना, सो दैट हम लोग जब पैसा आएगा, अपने को पता है ये बंदा कैश में ही पेमेंट करता है, आधा डेटा प्रोविजन क्रिएट करके रखो, राइट ऑफ कर दो, बाकी का पैसा अपन ले लो, छोटा मोटा पैसा मिल गया ऐसा दिखा दो। 50% ऑफ द डेटर इज टर्न बैड, पूरा पैसा दिया उसने 80-90%, बाकी का पैसा तुमने राइट ऑफ करके निकाल लिया, और कैश वाला पैसा अपने पास रख लिया। समझ में आया? कैरिंग ओवर अ शॉर्टर टोटल ऑफ द रिसीट्स फ्रॉम वन पेज टू अनदर, यहाँ से वहां का टोटल, अभी ये कम हो गया, ये तो सिस्टम बेस्ड है, तो अभी बुक्स वाला पार्ट कम हो चुका है। समझ में आया? वेरिफिकेशन ऑफ कैश रिसीट्स कैसे कर सकते हो आप लोग? बेसिकली पूरा का पूरा डिटेल्स चेक करो, एविडेंसेस, कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंसेस जो है वो चेक करो, पैसा आया, बिल देखो, ये देखो, वो देखो, वो सब देख के अपने को पता चल सकता है। करस्पॉन्डेंस विद द कस्टमर्स, एक्सटर्नल पार्टी कंफर्मेशन, वो सब लेके अपने को पता चलता है। कार्बन कॉपीज ऑफ द रिसिप्ट मार्क डुप्लीकेट टू बी स्क्रूटिनाइज्ड टू कंफर्म दैट दे आर इन फैक्ट द कॉपीज ऑफ द रिसिप्ट इशूड अर्लियर। चेक कर लो एक बार, अगर कोई सैंपल बेसिस पे आप कस्टमर का एक्चुअल इनवॉइस देख सकते हो, तो एक्चुअल इनवॉइस के सामने डुप्लीकेट चेक कर लो कि वही सेम है, कि ये डुप्लीकेट बाद में घर पे बैठ के अलग से बिल बनाए। समझ में आया? The records of the sale of scrap of waste paper, that collection of the rents from laborers temporarily accommodated in the company's quarters.
Refunds of the amounts deposited with the electric supply government authority should be examined while finding out whether they have been misappropriated. बराबर है कि नहीं? है तो छोटा मोटा पैसा है सारा, स्क्रैप सेल वगैरह का पैसा जनरली रिकॉर्ड नहीं होता है, तो ये छोटे मोटे पैसे का भी आप लोगों को देखना था, इसी के लिए तो उस पर टीसीएस लगता है। समझ में आया? इनफ्लेटिंग कैश पेमेंट्स, डबल एंट्री वगैरह है, समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? अभी क्या हो गया, बंद कर दूं? कौन सा टीसीएस? अभी अभी चेंजेस किए उन्होंने, स्क्रैप पे उन्होंने अभी किया है। हाँ, अभी उन लोगों ने चेंजेस किया, अभी तक चल रहा था अपना वाला पार्ट, अभी उन लोगों ने गुड्स पे कर दिया है ना, गुड्स का पूरा लिस्टिंग कर दिया है क्यू वाला प्रोविजन के साथ। हाँ करेक्ट। और दूसरा भी जो नोटिफाइड गुड्स में कार वगैरह था आप लोग का, उसमें और भी बहुत सारे ऐड कर दिए, लग्जरी गुड्स बहुत सारे ऐड कर दिए, वो है प्रोविजंस। तुम लोग को मैं अपडेटेड वाला दूंगी, बन के रेडी हो, वो भी देना है तुम लोग को, बात करती हूँ। टीडीएस टीसीएस का प्रोविजन उसमें चेंजेस हो गए तुम्हारे, टैक्स के अपने ये टीडीएस के इसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए, टीडीएस के प्रोविजंस में भी चेंजेस, मतलब अमाउंट और नंबर्स, पैसे वाले रेट में और अमाउंट में। कंडीशंस में कुछ चेंजेस नहीं है ज्यादातर, हाँ कंडीशंस में चेंजेस नहीं है ज्यादातर, बट जस्ट अमाउंट चेंज हो गए अपने पास बहुत सारी जगह पे। हाँ वो है ना, वो है, वो आ गया है। प्लस रेंट का जो अपन बोलते थे पहले कि 2,40,000 ईयर वाला, वो सब कॉन्सेप्ट निकाल दिया, फिक्स उन लोगों ने 50,000 पर मंथ का था पैसा, वो सब है। हाँ वो है 50,000 कर दिया, वो बहुत सारे चेंजेस है। नहीं नहीं नहीं, पुराने 61 में ही है, चेंजेस हुए फॉर दिस ईयर, वो चेंजेस किए उन्होंने। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कैश पेमेंट कैसे कर सकते हो? पेटी कैश रहेगा अपने पास, पेटी कैश बुक वगैरह रहेगा ना, कैश बुक है, पेटी कैश बुक है, उसमें एंट्रीज के साथ आप लोग उसको वेरीफाई कर सकते हो। ऑल द पेमेंट बाय द बेरर चेक शुड बी एग्जामिन, किसको मिल रहा है सामने? पार्टी, काउंटर पार्टी। ठीक है, द सिस्टम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ वेजेस शुड बी रिव्यूड, जहाँ पे डेली वेजेस वगैरह जो होता है वो कैश में दिया जाता है जनरली, तो वो सब चीजों का वेरिफिकेशन अपन ने करना चाहिए। कंफर्मेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट्स दैट हैव बीन पेड टू देम, तो जो भी उनको दिया हुआ है उसका भी एक कंफर्मेशन उन लोगों से ले लो। फ्रॉड्स थ्रू द लेजर, सप्लायर्स लेजर, fictitious entries, suppressing credit notes, withdrawing amounts unclaimed by the suppliers, जो supplier मांग ही नहीं रहे, creditors विड्रॉ कर लो, निकाल लो। एक्सेप्टिंग परचेज इनवॉइसेज एट इन्फ्लेटरी प्राइसेस, वो तो होता ही है ना, सप्लायर्स के साथ इन्फ्लेटरी प्राइसेस पे कर लो, बाद में रिटर्न ले लो पैसा, ज्यादा अमाउंट का बिल बना के दे दो, होता है ना। वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हो? यहाँ पे अगेन गुड्स कितना आया, परचेज ऑर्डर कितना बना था, इनवॉइस कितने का बना था, ईवे बिल कितने का बना था, ये सारा चेक्स होता है अपना। परचेजेस के रिलेटेड सामने एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले सकते हो, तो पार्टी के साथ अपने को पता चल जाएगा, करेक्ट है। एग्जामिन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन रिलेशन टू द परचेज ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटीज ऑफ कल्यूजन विद द सप्लायर्स। समझ में आया? अभी ये सारे जो इन्वेस्टिगेशन है और ये सारा फ्रॉड है ना, ऑडिट के केस में देखोगे ना, तो इतना ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं, मतलब चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, बट इन्वेस्टिगेशन के केस में वो मतलब प्रॉपर वैसे ही चलेगा, एविडेंस टू एविडेंस चलेगा। अब ये ऐसा है कि ये सब उन्होंने प्रोसेस बता दिया है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इन्वेस्टिगेट, वैसे अगर ये फ्रॉड भी तुमने पकड़ा तो यही प्रोसेस को फॉलो करना ऐसा जरूरी नहीं है, बिकॉज इट इज ऑल बेस्ड ऑन द एविडेंसेस विच यू रिसीव ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पुलिस का कोई भी ये रहता है, क्या बोलते हैं इसको, पुलिस या सीआईडी जो भी बोलो हम लोग, बट क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स का जो भी अपना प्रोसेस होता है टू इन्वेस्टिगेट द मर्डर कमिटेड, फ्रॉड कमिटेड, वट एवर इट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसेस, that will be case specific and they will take the course as per the case takes the course as per the evidences। तो यहाँ पे भी एविडेंस का आपको गाइडेंस दिया हुआ है, ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड, बट जैसे जैसे आपको आप एक्चुअल एविडेंसेस करने के लिए जाओगे तो एविडेंसेस आपको पता चलेंगे, तो उसके हिसाब से आप ट्विस्ट एंड टर्न्स को लेके जाओगे। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है, नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको टीमिंग एंड लाइडिंग वगैरह का बताया हुआ है। ठीक है, टीमिंग एंड लाइडिंग किस तरह से होता है, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स और ये सब चीजें अपना जो है दैट इज एक पर्सन से दूसरे पर्सन। जैसे मैंने बताया कि ये कब होगा आप लोगों का, जब बॉटल बनेगा, पैसा आना बंद हो जाएगा पार्टी टू पार्टी, तब जाके होगा। misappropriating the amount collected from customer and subsequently adjusting the account by crediting amount or rebate for excess price charged, ये भी एडजस्टमेंट होता है ना कि भाई हम लोगों ने उनको डिस्काउंट दे दिया था, ये दे दिया था, पैसा आया ही नहीं, बराबर है, तो वो सब चीजों के सामने चेक करो। वेरिफिकेशन कैसे करोगे? टू कंफर्म दैट द अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर्स हैव बीन डेबिटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स सप्लाइड, एंट्रीज इन द ऑर्डर बुक शुड बी क्रॉस चेक। यहाँ पे क्या होगा, परचेसेस में जैसे हमने परचेज ऑर्डर दिया वैसे सामने वाले ने इधर अपने को दिया रहेगा, हम सेल कर रहे हैं तो अपने को परचेज ऑर्डर आया रहेगा ना कंपनी से सामने से, तो वो परचेज ऑर्डर का कॉपी चेक करो, इनवॉइस जो हमने इशू किया वो चेक करो, ईवे बिल अगर कुछ इशू किया है तो वो चेक करो, गुड्स अपने डिपार्टमेंट से डिस्पैच हुआ है, गोडाउन से डिस्पैच हुआ है, उसका नोट चेक करो, तो वहां से भी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। क्लियर है?
ठीक है। देन अगेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन विल फॉर्म पार्ट, जहाँ पे क्रेडिटर्स है डेटर्स है तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसेस तो आ ही जाता है, आप लोग पूछ सकते हो। Those of them who have no balances in their account should be requested to confirm the statement of their account, ascertaining the entries which were genuine or not. Obviously इन्वेस्टिगेशन है तो सामने वाला 10 दिन में रिप्लाई करेगा, अपन रुकेंगे क्या? नहीं, वहां पे ऑब्वियस रहेगा कि आप लोगों का जो अथॉरिटी रहेगा वो भी ज्यादा रहेगा इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज चाहिए तो आज ही चाहिए। समझ में आया काउंटर पार्टी को? इन्वेंट्री रिलेटेड फ्रॉड्स, रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम द प्रीमाइसेस, एम्प्लॉइज निकालते हैं ना, स्लो मूविंग नॉन मूविंग इन्वेंट्री निकाल दो, स्क्रैप में बेच दो, बराबर है कि नहीं है? ठीक है। थेफ्ट ऑफ द गुड्स में भी कंसीडर्ड बाय राइटिंग देम एज डैमेज गुड्स, इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स में भी मैनिपुलेटेड, इन्फ्लेटिंग द क्वांटिटी, स्टॉक एक्चुअली डिस्पैच बट नॉट एंटर्ड इन द सेल्स और डेटर्स अकाउंट। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। ये जो है ना इन्वेंटरी रिलेटेड फ्रॉड वगैरह, मतलब ऐसा नहीं है। ये एक और मैंने चीज देखी थी, इंडिया में जितने भी कपड़े जो फैशन स्ट्रीट है, सरोजनी मार्केट और ये सब आते हैं, दे आर, जो बोलते हैं ना कि 100 रुपए के कपड़े मिलते हैं, 150 रुपए के कपड़े मिलते हैं या ऐसा, वो कपड़े जो सामने वाला बंदा बेच रहा है वो बोलते हैं 10 रुपए मार्जिन है, 2 रुपए मार्जिन है, 5 रुपए मार्जिन है, मैडम इसमें कम मत करो एंड ऑल। वो कपड़े वो लोग किलो के बेसिस पे खरीदते हैं, ये मैंने लास्ट टाइम भी आप लोग को बताया, स्पेसिफिक गोडाउन। एंड इसका पानीपत इज द हब फॉर दिस। पानीपत इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, यूज्ड क्लोथ्स, मतलब ओल्ड नहीं, यूज्ड क्लोथ्स। आउटसाइड इंडिया के बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जो यूज के बाद मतलब कपड़े अच्छे लेकिन दे देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं, दोज आर एक्सपोर्टेड टू इंडिया। यस, राजस्थान में तो वो डिफेक्टिव रहते हैं, जिसका प्रिंट वगैरह गलत होता वो भी आते हैं। वो फॉर एग्जांपल देख, एडिडास यहाँ पे कुछ बेच रहा है तो वहां पे क्या होगा, क्वालिटी टेस्टिंग होता है, तो क्वालिटी टेस्टिंग में जो फेल हो गया वो तेरा वहां से वहां निकल जाएगा। क्या हो गया, क्या बोला ये अभी बस? ठीक है। नहीं तो फॉर एग्जाम्पल जो जेन्युइन प्रोडक्ट्स है, कुछ कुछ देखो अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल तू कभी कोलाबा मार्केट में ढूंढने जाएगी या कुछ खरीदने जाएगी, कभी कभी पता है ना कैसे जेन्युइन है ऐसे पता चलता है, या ऐसे लगता है कि नहीं ये तो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ऐसा है। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा डिफेक्ट हो सकता है। दोज आर ऑल व्हाट, की जो क्वालिटी टेस्टिंग फेल हो चुका है वो प्रोडक्ट्स आए। इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो कैसे आते हैं, दे आर सोल्ड ऑन किलो बेसिस। अब किलो बेसिस पे फॉर एग्जाम्पल तू समझ ले कि 1 किलो में 100 टी शर्ट्स बैठ गए, रफली, मतलब मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, 100 टी शर्ट्स बैठ गए, उसमें से चल 40 टी शर्ट खराब है, एक पर्टिकुलर 100 टी शर्ट का तुझे प्राइस पे करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 2,000 रुपए का, वो पूरा आपको सेट मिल जाएगा 1 किलो का। ठीक है। अब 1 किलो में आपको 100 टी शर्ट का सेट मिला, फॉर विच यू हैव पेड 2,000 रुपीज। ठीक है। उसमें से तेरे 40 टी शर्ट गलत गए, 40 टी शर्ट खराब गए, ठीक है, उसको छोड़ दे। 60 टी शर्ट आर विच आर एलिजिबल टू बी सोल्ड। हाँ, उसको प्रेसिंग वेसिंग करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आयनिंग वाइनिंग करना पड़ेगा दिखाने के लिए कि फ्रेश पीस है, वैसा वाला। ठीक है। कुछ अगर स्टिचिंग विचिंग है या उसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल तुम लोगों ने एम्ब्रॉयडरी करके वो होल को छुपा दिया एंड ऑल, वो सारा चीजें हो जाएगा। एग्जाम्पल बता रही हूँ रे बाबा। ठीक है। ये सारा करने का तुम्हारा खर्चा 15 रुपया 20 रुपया पर टी शर्ट। ठीक है। नाउ 2,000 रुपीज डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग करेंगे कि 60 टी शर्ट जो बचे तो ऑन एन एवरेज कितना आया, कितना आया? 30-35 रुपया। उसमें 20 रुपया तू डाल कि तुझे तूने चेंजेस किया, 2 रुपया आयनिंग का जो तूने ये कराया, वो सब चीजें चेंजेस कराया, वो 50 रुपये 40 रुपया का वो है, और वो देखो बेचेंगे कितने, 100 रुपए में, 150 रुपए में। तो दे आर हैविंग दैट 50% वाला मार्जिन, मतलब ऐसा समझ के चलो वैसा। तो ये सारा चीजें बहुत होता है जहाँ पे, हाँ। ये तुम लोग कौन से जीवन में जी रहे हो, तुम लोग को ऐसी चीजें पता नहीं। हाँ, बोल बोल। द पीपल हु आर सेलिंग इट, हाँ। चैरिटी केसेस के फ्री में कपड़े लोग निकालते हैं यूएस और यूके में। हाँ, there are people in UK, US who are wearing the clothes for example 4 times, 5 times, 6 times, and then it is like they are bored and they are selling it. वहां पे पैसा है लोगों के पास। ठीक है। तो व्हाट दे डू इज कि चैरिटी के नाम पे वो लोग वो क्लोथ्स को दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये जो एक्सपोर्टर्स है वो 5 रुपए में भी एक्सपोर्ट करे तो प्रॉफिट कितना है? क्यों नहीं करेगा? रीजन समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? चलो, समझा क्या सबको? मुद्दे की बात समझी? थैंक यू। चलो, इधर 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 इधर
The determination of the factors which would be responsible for theft and the establishment of guilt would be difficult in the absence of पहला a system of inventory control and existence of detailed record. Obviously अगर आपका inventory के ऊपर strict controls है तो fraud होने के chances कम है. Employees in the godown itself, जो लोग what is slow moving non moving inventories को backdoor से निकाल के बेच रहे हैं at higher prices या low prices, वो भी part कम हो जाएगा. Correct है. Availability of sufficient data from the records which can be constructed. First step in the investigation is to establish different items of inventories which are defalcated. Quantities by checking them physically and quantities in the inventory held by those which were shown in inventory book. मतलब cross mismatch कर लो, physical verification कर लो तो आपको पता चल जाएगा कितना quantity किधर missing है. बराबर है. वो क्वांटिटी का जिम्मेदारी कौन से एम्प्लॉई का है वो चेक कर सकते हैं हम लोग. बराबर है. सीसीटीवी कैमरास को स्टडी कर सकते हैं. गुड्स कब बाहर जा सकते हैं, कौन से डोर से बाहर जा सकते हैं. इज देयर एनी बैक डोर फ्रॉम व्हिच द गुड्स कैन बी टेकन और देयर इज ओनली वन डोर जहां से जाता आता है प्रोडक्ट्स, वो सब चेक कर सकते हो. ऑल द रिसिप्ट्स एंड द इशू ऑफ द इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स इन द इन्वेंटरी बुक शुड बी वेरीफाइड विद द रेफरेंसेस टू द गुड्स इनवर्ड एंड आउटवर्ड रजिस्टर. बराबर है. अब ऑब्वियसली आप बोलोगे कि मैडम इसमें होगा तो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना. अगर कोई ऐसे माल बाहर लेके जा रहा है तो ऑब्वियसली उसका रिकॉर्डिंग जनरली नहीं होगा. तो दैट इज द केस कि वो एक आधा कोई हिंट कोई आप लोग को मिल गया कि भाई प्रोडक्ट गया नहीं आया नहीं कैसा होगा, तो वो चीज में आपको मिल सकता है रिसिप्ट्स के अंदर. दिस वुड रिवील द पर्टिकुलर्स ऑफ द इन्वेंटरी नॉट रिसीव्ड बट पेड फॉर एज वेल एज इशूड बट नॉट चार्ज टू कस्टमर्स. सो ये सारे फ्रॉड यहाँ से निकल सकते हैं ना. 10 तारीख को आप बोल रहे हो कि आपने ये पर्टिकुलर पर्सन को इतना गुड्स बेचा बट गोडाउन से तो गुड्स निकला ही नहीं है. तो ये सारे मतलब लिंक्स बिठा के आप लोग वो कंक्लूजन तक पहुंच सकते. समझ में आया? ठीक है. Defalcations of the inventory sometimes are committed by the management by diverting the part of the production and consequent shortages in the production are being adjusted by inflating the wastages in the production. Cost increase कर सकते हो wastages दिखा के. Actual wastages नहीं हुआ है but दिखाया आपने कि wastages ज्यादा हुआ. Normal loss, abnormal loss. Correct है. Similar defalcation of the inventories and stores are covered up by inflating the quantities issued for the production. तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना 2 unit of input will lead to 1 unit of output. हम दिखा रहे नहीं ये बार थोड़ा क्वांटिटी का इशू था, क्वालिटी का इशू था. 3 units of input was giving 1 unit of output. तो कॉस्ट कितना कंसिडर होगा फिर? अब आप देखो लास्ट टाइम का क्या था, ये बार का क्या है. क्वालिटी ऑफ लास्ट टाइम्स प्रोडक्ट, करंट ईयर का प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ मशीन्स लास्ट ईयर, क्वालिटी ऑफ मशीन्स दिस ईयर, everything is remaining stagnant and ratio should have not have been 3:1. समझ में आया? तो वो सारे फैक्टर्स को आप लोग लेके चल सकते हो. क्लियर विद दिस पार्ट? ठीक है. ये नीचे का जो जितना भी पार्ट है हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिकली बहुत सारा चीजें ऊपर डिस्कस किया हुआ था. एक बार जस्ट यहाँ तक का जो हम लोगों ने चार्ट अभी देखा प्लस ये डिटेल्स मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा बिकॉज हमने पहले ही डिस्कशन किया था उस बेसिस पे. तो एक बार ये देख लो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोग का इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड्स के. समझ में आया? ठीक है. एक बार चेक कर लो वो वाला पार्ट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आपके इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड. और जरा ये सब चीजों पर ध्यान सी मतलब मैं बोलूं कि these all things are happening right now in the market and plus अपना जो फाउंडेशन फाइनल का जो पेपर्स वगैरह आता है ना they are all also updated with the latest वाला इंफॉर्मेशन. आपको पता है जैसे कोविड हुआ तो कोविड के बाद के जितने भी पेपर्स हुए रिसेंट उसमें कोविड के स्टडीज थी. एसएल में देखोगे उधर भी मिलेगा, ऑडिट में देखोगे उधर भी मिलेगा, सब जगह पे मिलेगा. समझ में आया? तो वो अडेप्टेशंस होते रहते हैं. तो करंट मार्केट सिनेरियो भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. आंसर समझ में आया? सेकंड में आता है you cannot make that. So मम्मी खाली छोटे
पण मग भाई यार मेरे को भी ऐसा लगा नहीं भाई बट मुझे 10 मिनट ऑफिस से आती है ये पेन खुल रहा है ना? स्क्रीन के लिए ऐसे ही पढ़ा है तो कुछ खा कुछ अजीब खा कर है, सुबह से अजीब गरीब बातें कर रहे हैं। ये प्रज्वल तुम लोग की बैच वाले है ना? तो तू सिद्धेश और अथर्व एक ही बैच में थे ना, इंटर में? धर्म सिद्धेश हमारा बैच है, तो वो हमारे बाद वाले बैच है। हमारे बाद सिद्धेश का फर्स्ट अटेम्प्ट में हूँ। म्हणजे प्रत्येकाला दिसेलच नाही मग काय मेरे दोस्त लोग गए थे उसमें से एक दोस्त का सीए का अटेम्प्ट है जान मेरे को मेरे को सबने बना दुरंदा थी, तो अच्छी थी। साढ़े 3 घंटे लिंक भेजेगी मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि कोई अरे मेरे पास जियो हॉटस्टार का है सब कुछ है, पर उसको हाँ उसका डिस्क्रिप्शन मांगने की the way your what the sound अरे मैं कई जगह की फोटो तूने बोला था ना आपने वगैरह देखने के लिए हाँ वो सही है। ये प्रभु तो अजीब ही है, सुबह सुबह नहीं चाहता बोल रहा है तेरे कोप में तेरे को कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ तूने की सेल्स में लिया
नहीं मैंने किसी को इंस्पिरेशन किसी को कुछ गेम करते थैंक यू सर देखो भी मत मेरे को खास नहीं लगी मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी कौन सी थी थैंक यू अरे अभी विजिट नहीं हो रहा था यार मुझे अरे कोई पढ़ता ही नहीं है रे ऐसी नींद से उठाया आकाश आगे बढ़े पढ़ रहे हो पढ़ते हैं आगे हाँ वो अभी मेरे को करना पड़ेगा वो स्क्रीन मिररिंग करके इधर तुम्हारा ही रिकॉर्डिंग तुमको दिखाना पड़ेगा मुझे ऐसा हो जाएगा अच्छी नहीं हाँ चलो इंडिकेटर्स ऑफ द फ्रॉड कैसे इंडिकेट होगा मतलब स्टार्ट कैसे होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए पहले पता तो होना चाहिए कि फ्रॉड हुआ है बराबर है कि नहीं ठीक है जब तक कोई नहीं पता चलेगा तब तक तो बाहर ही नहीं आएगा कुछ तो सबसे पहला चीज इंडिकेटर्स क्या डिस्क्रिपेंसीज इन दी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अरे ये ऐसा रिकॉर्डिंग ही नहीं है मिस रिकॉर्डिंग हुआ है कोई हायर लेवल अथॉरिटी को अगर पता चलता है तो वो केस में ये चीज प्रोब स्टार्ट हो सकता है करेक्ट है सेकंड कॉन्फ्लिक्टिंग और मिसिंग एविडेंसेस है जब ऑडिटर आया ऑडिटर ने चेक किया एविडेंसेस वगैरह तो उनको दिखा कि भाई एविडेंसेस जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं करेक्ट है देन एविडेंसेस जो है वो है बट कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर में मतलब इधर कुछ और दिख रहा है इधर कुछ और दिख रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन बंदे ने कुछ और दिया हुआ है सिस्टम के अंदर कुछ और एंट्रीज दिख रहे हैं करेक्ट है वो पार्ट हो सकता है अनएक्सेप्टेबल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेस डिनायल ऑफ एक्सेस रिकॉर्डिंग एंड फैसिलिटीज अब मैनेजमेंट फ्रॉड रहेगा तो ये चीजें हो सकती है एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड रहेगा तो ये इश्यूज नहीं होंगे ये इश्यूज कब होंगे आपके मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड में जहाँ पे वो लोग प्रेशराइज कर रहे हैं डेटा नहीं देंगे आपको एक्सेस नहीं देंगे टू द पीपल इन और जो भी चाहिए आप फाइनेंस टीम के थ्रू जाओ क्यों मैं डायरेक्ट क्यों नहीं बात कर सकती बहुत सारे कंपनीज में ये होता है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं फाइनेंस टीम में एक आपका स्पॉक है उस स्पॉक से ही बात करो वो आपको सब डेटा ला के देगा वो सब आपको इन्फॉर्मेशन ला के देगा अगर मुझे जाके किसी से बात करना है कोई डिपार्टमेंट से तो नहीं अलाउ नहीं करते वो लोग और वो डिपार्टमेंट्स को भी बोल के रखा है कि ऑडिटर आए तो एंटरटेन नहीं करने का हाँ 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 कि एंटरटेन नहीं करने का उनको बोलने का कि सर आप हमारा आपका जो भी रिक्वायरमेंट है ना आप आपके स्पॉक के थ्रू लेके आइए हम उसको सॉल्व करके देंगे दे विल नॉट एंटरटेन यू समझ में आया तो ये सारे इंडिकेटर्स है कि जब जब आपको डेटा चाहिए अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्री एक्सेस होना चाहिए तो मैं जाके किसी से भी कभी भी कैसे भी बात कर सकती हूँ इफ इट इज इन रिलेशन टू द फाइनेंशियल डेटा अपने स्कोप के अंदर आता है मैं किसी से भी जाके बात कर सकती हूँ यू कैन नॉट कंपेल मी कि मेरे को ऐसे वाया वाया ही जाना पड़ेगा वो डेटा टेम्पर करके दे रहा है मुझे दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंसेस आने का चांसेस ही नहीं होगा जहाँ पे कि सब मैच होके आ रहा है मेरे पास अदर इंडिकेटर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो इंडस्ट्री नॉर्म्स के अगेंस्ट है फ्रीक्वेंट चेंजेस कर रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर एक साल अलग एंड ऑल तो वो भी सारा फाइनेंशियल फ्रॉड्स के ऊपर इंडिकेटर्स दे सकता है क्लियर विद दिस फ्रॉड डायमंड के अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं पहला इसको हम लोग बोलते हैं कि बंदा फ्रॉड करता क्यों है द रीजन ऑफ डूइंग द फ्रॉड इज एनी वन ऑफ द 4 समझ में आया पहला इंसेंटिव उससे उसका फायदा है ठीक है सेकंड अपॉर्चुनिटी फायदा नहीं है फॉर एग्जांपल अभी ड्रॉवर खुला है अंदर दिख रहा है पैसे रखे हुए हैं अब मतलब ये पेपर लिख रहा है और आकाश को दिख रहा है उसका कॉपी करने का इंटेंशन नहीं है बट अब दिख रहा है तो अपॉर्चुनिटी है ना कॉपी करने का समझ में आया तो दैट कैन बी द केस रैशनलाइजेशन का मतलब होता है चोर के लिए चोरी नॉर्मल है दैट इज अ रैशनलाइजेशन मतलब तुम्हारा माइंडसेट ही ऐसा है कि तुमको लगता है कि चोरी इज अ नॉर्मल थिंग फ्रॉड इज अ नॉर्मल थिंग समझ में आया क्लियर है मतलब मेंस इज इन योर माइंड ओनली वो तुम्हारे लिए नॉर्मल सिचुएशन है एंड लास्टली कैपेबिलिटी दैट इज द आर्ट ऑफ डूइंग फ्रॉड समझ में आया क्लियर है दैट पर्सन इज हैविंग द आर्ट ऑफ डूइंग द फ्रॉड तो इन दैट केस ऑब्वियस है कि ही कैन कंसील द फ्रॉड एंड एवरीथिंग समझ में आया
ऑब्वियस रामलिंगा राजू जैसे लोग बोलो, जो मतलब अभी ये सब सत्यम का केस, ठीक है। देन जो अपने पीएनबी के फ्रॉड्स हुए वो बोलो, राणा कपूर का बोलो, ये दीज आर ऑल हैविंग कैपेबिलिटी टू द फ्रॉड बिकॉज दे आर एट दैट पोजीशन and they can influence such kind of people and they are having that particular kind of capability also कि वो लोग लोगों को उतना मैनिपुलेट कर सकते हैं to work for them। समझ में आया? तो ये चारों में से कोई ना कोई एक रीजन होता है जिसकी वजह से फ्रॉड कंडक्ट होता है। इंसेंटिव इज बेसिकली आई वांट टू और हैव टू और नीड टू कमिट द फ्रॉड, बराबर है कि नहीं है? अब इंसेंटिव्स के अंदर दो हो सकता है, फ्री भी हो सकता है और प्रेशर्ड भी हो सकता है। अगर कोई आपको प्रेशराइज करे तो वो पार्ट भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटी मतलब वीकनेस इन द सिस्टम, करेक्ट है। रैशनलाइजेशन, आई हैव कन्विंस्ड माई सेल्फ दैट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी बिहेवियर इज वर्थ द रिस्क, बराबर है कि नहीं? अरे नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, पास कैसे होंगे, वैसा। कैपेबिलिटी, आई हैव द नेसेसरी ट्रेड्स एंड एबिलिटीज टू बी द राइट पर्सन टू पुल इट ऑफ, मतलब मैं कर लूंगा, ऐसा वाला। समझ में आया? क्लियर है? तो ये चारों में से कोई ना कोई एक पर्टिकुलर चीज होता है जहां पे आप लोग व्हाट इज की फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी को करने का ट्राई करते हो या सोचते हो। क्लियर विद दिस? ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सेज टू द फ्रॉड कैसे हो सकता है? सबसे पहला चीज, ऐसे 330 अपना क्या बोलता है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द एसेट रिस्क। हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लायंस एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। कंप्लायंस प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स का टेस्टिंग करते हैं और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के अंदर हम लोग वाउचिंग वेरिफिकेशन व्हिच इज टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैरी आउट करते हैं। दैट इज द रिस्पांस व्हिच इज गिवन इन एसे 330 ना, बराबर है? तो वही बोला, इट रिक्वायर्स द ऑडिटर टू असाइन एंड सुपरवाइज द पर्सनल टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन ऑफ पॉलिसीज एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि देखो, फ्रॉड आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला एक इनिशिएटिव या जो टाइम होता है, राइट टाइम, दैट इज विद द ऑडिटर्स। वो लोग एटलीस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं और बाद में इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो सकता है। समझ में आया क्या? तो अगर ऑडिटर को ये कंपनी के अंदर जा रहा है और उसको लग रहा है कि ये कंपनी के अंदर फ्रॉड हो सकता है या ऐसा कोई सिचुएशन है, तो वो एरिया के लिए स्पेशलाइज्ड बंदा भेजना जरूरी है। आउटसाइड बंदे की जरूरत नहीं है। स्पेशलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि वो पर्सन शुड बी वेल इक्विप्ड टू आइडेंटिफाई द फ्रॉड। वो एक क्वालिटी होता है कि आप ट्रांजैक्शंस को समझ के आपको पता चल जाए कि वो एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीजें। समझ में आया? Responses to the risk related to the management override of the controls. What do you mean by management override of controls? मैनेजमेंट खुद ही क्या कर रहा है? अपने बनाए हुए कंट्रोल्स को ओवर रूल कर रहा है। जहाँ पे फॉर एग्जांपल मेकर चेकर मैकेनिज्म, जर्नल एंट्री पास करने का काम तो नीचे वाले बंदे का है ना। आप देख रहे हो एक दिन की एमडीसीओ बैठ के वो बंदे के पास बोला ये एंट्री मार, ये एंट्री मार, दिस इज कंट्रोल लैप्स ना। तुम बैठ के ये काम करोगे क्या? नहीं। और तुम बैठ के अगर वो काम करो मतलब तुम कुछ ऐसा एंट्री पास करो जो रूटीन ट्रांजेक्शन नहीं है। There is some kind of fraudulent activity which you are trying to perpetrate. अदरवाइज तुम इतने नीचे लेवल पे उतर के वो काम नहीं करोगे। नीचे लेवल पे मतलब मैं एमडीसीओ के लेवल से बोल। समझ में आया? टेस्टिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स मेड इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स चेक करो, अजम्पशंस, पॉलिसीज जो उन लोगों ने लगाया वो सब चीजें चेक करो। दीज ऑल कैन लीड टू द इंडिकेटर्स टू आइडेंटिफाई सच काइंड ऑफ फ्रॉड्स। करेक्ट है? द रिस्पॉन्सेज टू द फ्रॉड विल इंक्लूड कम्युनिकेशन टू द मैनेजमेंट। पहला, अगर आपको लगता है मैनेजमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो मैनेजमेंट को बताओ, और आपको लग रहा है मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो उसके हायर अथॉरिटीज के पास आप लोगों को जाना पड़ेगा। इट कैन बी टीसीडब्ल्यूजी, इट कैन बी इवन शेयर होल्डर्स, ईजीएम वगैरह बुला के आप वो भी कर सकते हो। क्लियर विद दिस? ठीक है। एंड टीसीडब्ल्यूजी कम्युनिकेशन टू रेगुलेटरी एनफोर्समेंट अथॉरिटी। सीजी का अपना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रिक्वायरमेंट है 143 वाला, 1 करोड़ वाला, वो है अपने पास। ऐसे 240 है जिसके हिसाब से अपने को रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो वो भी सब आ जाता है। एंड अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन शुड बी मेड। ऑब्वियसली आप इतना बड़ा अगर क्वेश्चन उठा रहे हो कोई कंपनी के ऊपर तो आपको सबसे पहले प्रूफ्स के साथ रेडी रहना पड़ेगा, एंड प्रूफ्स व्हिच कैन नॉट बी क्वेश्चनड। समझ में आया क्या? अदरवाइज आप एक कंपनी के ऊपर फ्रॉड का अगर एक क्वेश्चन लगा रहे हो तो इन दैट केस इट शुड बी वेरी नेसेसरी दैट यू हैव ऑल द एविडेंसेस इन प्लेस। समझा? Auditor's ability to detect the fraud depends on the following factors such as skillfulness of the perpetrator, उसने कितना अच्छे से फ्रॉड को कंसील किया, पहला। सेकंड, फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटेंट ऑफ मैनिपुलेशन, कितना मैनिपुलेशन किया। वन टाइम मैनिपुलेशन रहेगा तो शायद पकड़ में नहीं आए, मल्टीपल टाइम्स रहेगा तो पकड़ में आने के या सीक्वेंस बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। डिग्री ऑफ द कल्यूजन इन्वॉल्व, कितने लोग इन्वॉल्व है। कल्यूजन का मतलब क्या होता है? साथ में लोग मिलके जब करते हैं तो उसको बोलते हैं कल्यूजन। लोगों को खरीद लेते हैं ना भाई, फ्रॉड में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उतना ज्यादा मुंह खोलने का चांसेस, जल्दी पता चलने का चांसेस। करेक्ट है? नेक्स्ट, रिलेटिव साइज ऑफ द इंडिविजुअल अमाउंट्स मैनिपुलेटेड, छोटे मोटे अमाउंट्स मैनिपुलेटेड है, बड़ा अमाउंट मैनिपुलेटेड है, कितना अमाउंट मैनिपुलेटेड है वो। सीनियरिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ऑब्वियसली छोटा मोटा एम्प्लॉय रहेगा फ्रॉड लेवल छोटा रहेगा, बड़े एम्प्लॉयज रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो फ्रॉड लेवल बड़े लेवल पे होगा। समझ में आया? छोटा मोटा अमाउंट होगा क्या फिर वो
नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, ये जो आपका है फर्म वाला पार्ट ये खत्म करते हैं और ये वाला पार्ट, तो अपना आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फॉरेंसिक अकाउंटिंग फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में चालू करेंगे। ठीक है, नाउ इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल और द फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस। अब बिजनेस परचेस करें हम लोग तो ऐसे ही कर लेंगे क्या? नहीं, जैसे हम ड्यू डिलिजेंस करते हैं तो अगर अपने को कोई भी ऐसा एक्टिविटी दिखा जिसकी वजह से इशू अराइज हो सकता है तो हम उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, क्योंकि कंपनी खरीद रहे है तो उसका लायबिलिटी उसका एसेट सब अपना होगा। तो कोई पुराना लायबिलिटी वगैरह अपने ऊपर आया तो क्या करेंगे, और ये लोग जो बेच रहे हो तो भाग जाएंगे। करेक्ट है। प्रोप्राइटरी टू पार्टनरशिप अगर हो रहा है, प्रोप्राइटरी केसेस है या पार्टनरशिप है, तो सबसे पहला चीज सेल्स ऑफ द बिजनेस चेक करो। प्रोप्राइटर क्यों रिटायर हो रहा है उसका रीजन देखो, जेन्युइन रीजन होना चाहिए ना भाई। करेक्ट है। सेकंड, लेंथ ऑफ द लीज अंडर विच द प्रीमाइसेस आर हेल्ड, प्रोस्पेक्ट ऑफ इट्स रिन्यूअल एंड एक्सटेंशन। हो सकता है कि लीज रिन्यूअल पे आ रही होगी, बंदा व्हाट इज की रिन्यूअल नहीं करवा रहा होगा तो बंदा बिजनेस बेच के जा रहा है, ताकि आगे का नुकसान इस वाले बंदे को बेयर करना। समझ में आया? अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ एनी पेटेंट्स ओन्ड बाय द वेंडर्स, ये भी पॉसिबिलिटी होता है ना, लोग बताते नहीं है पेटेंट्स कितने साल का है या कॉपीराइट्स कितने साल का है। एक्सपायरी पे रहेगा तब बिजनेस बेच दिया आपने, hefty प्राइस पे कर दिया फॉर दैट पेटेंट एंड बाद में पता चला कि उसका एक्सपायरी हो, या पेटेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा, लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स। करेक्ट है। एज ऑफ द प्रेजेंट मैनेजरियल स्टाफ एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूइंग इन द सर्विस, ये जनरली काम करेगा आप लोगों का सर्विस सेक्टर के अंदर, जो मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा के लेते हैं, लॉक इन पीरियड 2-2 साल का, 3-3 साल का। बिकॉज अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसके वजह से बिजनेस चल रहा है और अगर वही बिजनेस में आगे कंटिन्यू नहीं हो तो प्रॉब्लम है। If bulk sales are made to the customers whose number is small, profitability of the business would be greatly shaken or withdrawing of the support. This would be element of weaknesses that should be investigated as that might affect the future possibilities. बड़े बड़े what we say कि sales जो हो रहे हैं छोटे छोटे क्वांटिटी में हो रहे हैं, but majority is sold to small customers. तो वहां पे भी problematic हो सकता है। Valuation on the goodwill, goodwill का valuation तो obviously debatable होता ही है, अर्बन कितना भी तुम लोग कर लो but वो debatable है, तो उसके ऊपर अपने को एक बेटर कैलकुलेशन पे अराइव करना पड़ेगा। अगर बिजनेस इज ट्रांसफर टू अ लिमिटेड कंपनी, अगेन सब पिक्चर में आ जाता है कंपनीज एक्ट वगैरह। ठीक है, तो पहला ऑथोराइज कैपिटल अनकॉल्ड लाइबिलिटी है क्या शेयर्स के ऊपर, पहले वो चेक कर लो। बराबर है ना? बिजनेस अगर लिमिटेड कंपनी का है, अगर कंपनी हो रहा है तो उसके सबसे पहले देख लो कि ऑथराइज इशूड शेयर कैपिटल कितना है, अनकॉल्ड लाइबिलिटी है कोई शेयर का जो पड़ा हुआ है, कॉल मनी आना बाकी है, अभी आजकल होता नहीं है बट फिर भी। ठीक है, कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिंग, नॉन कन्वर्टिंग, इक्विटी शेयर्स विद डीवीआर, वो सब चीजें होता है। करेक्ट है। देन पर्टिकुलर्स ऑफ द डिविडेंड पेड इन द पास्ट अमाउंट्स, कुछ अरियर्स वगैरह में तो नहीं है, क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके रखे हैं, 5 साल का डिविडेंड नहीं दिया हुआ है, अब सब किसको पे करना पड़ेगा, नए वाले बंदे को पे करना पड़ेगा। एनी मॉर्गेज या चार्ज क्रिएटेड है कंपनी के एसेट्स के ऊपर, तो उसका पैसा कम या जो भी है उससे सबसे देना पड़ेगा ना। और उसके बदले अगर कंपनी ने कोई लोन लिया तो एक्चुअली उसको यूटिलाइज किधर किया, कि वो पैसा लेके ही बंदा भाग रहा है। समझा? प्राइस एट विच द शेयर्स आर बीइंग ऑफर्ड, वैल्यूएशन करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा? अगर लिस्टेड कंपनी है तो मार्केट प्राइस आपको अवेलेबल होगा, बट उसमें भी बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, जनरली प्राइस इन्फ्लेटेड दिखाते हैं मार्केट में, देर आर सेलर्स देर आर बायर्स हु चेंज द मार्केट प्राइसेस, मतलब इन द सेंस कि उतना वो लोग सेल या परचेजेस ऑर्डर प्लेस करते हैं जिसकी वजह से मार्केट प्राइसेस चेंज होते हैं, जिनको बोला जाता है मार्केट मेकर्स, जो ये सारा कॉन्सेप्ट करते हैं। जहाँ पे आप देखोगे तो जनरली ऐसे, और जैसे कि फॉल्स बिडिंग्स है या खरीदना परचेज सब करना अपने ही लोग हैं, इंटरनल जानबूझ के प्राइसेस आप लोगों ने लिस्टेड कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस इन्फ्लेट करके रखे हैं, क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग टू मेक अ डील। समझ में आया? तो वो सब चीजें। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद द रिव्यू ऑफ द प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट, फोरकास्ट इज बजट ना आगे का, नियर फ्यूचर का। प्रॉफिट रिपोर्ट्स कैन बी रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ जनरल इन्वेस्टिगेशन इनटू द परचेज ऑफ द बिजनेस, कि भाई फाइनेंशियल आगे का फोरकास्ट क्या है, कोई भी कंपनी परचेज करे तो अपने 5 साल का प्रॉस्पेक्ट लेके चलोगे कि नहीं, तो आगे कंपनी किस तरह से परफॉर्म करने का सोच रहा है वो देखो। बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद रिगार्ड्स टू प्रोजेक्ट द कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। दूसरा, ये फोरकास्ट का इन्वेस्टिगेशन वगैरह कौन करवा सकता है? बैंक्स करवा सकते हैं, जब वो लोग बड़े बड़े लोन्स दे रहे हैं जहाँ पे आपका रिकवरेबिलिटी ऑफ दैट लोन इज बेस्ड ऑन द रनिंग ऑफ द बिजनेस, तो वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। जनरली नए प्रोजेक्ट्स में ऐसा होता है, या एक्सपांशन प्रोजेक्ट्स में जो होता है, ये लोग ये वाला पार्ट जो है दैट इज फोरकास्ट का जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह वो कैरी आउट करते हैं, क्योंकि दो इश्यूज है यहाँ पे। पहला, एविडेंसेस नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, एंड अजम्पशंस, दोनों बहुत डिबेटेबल है। नॉट नेसेसरी सिटिंग इन दिस रूम, अगर मैं सबको बोलूँ एक ही प्रोजेक्ट दूं और उसके ऊपर अजम्पशंस एंड फोकस बनाने के लिए बोलूँ, सबका अलग अलग होगा एंड कोई भी रॉन्ग नहीं भी हो। समझ में आया? क्लियर है? तो इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट अपना हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल गो आउट विद फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग वाला पार्ट।
लास्ट पार्ट है अपने चैप्टर का, ये खत्म करके देन वी विल मूव आउट टू दी नेक्स्ट टॉपिक्स। ठीक है, छोटा पार्टी है, ज्यादा नहीं है, वो देख के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ओके चलो। अच्छा मुझे दो काम है। एक, अभी अभी अपना टॉपिक भी आया तो मुझे याद भी आया, मैंने मेरा वॉल्यूम 2 खत्म हो गया, जैसे तुम लोग को बुक मैंने बताया था ना, सी एंटर का जो बुक था वो। तो वॉल्यूम 2 खत्म हो गया, तो इसमें टीडीएस अपडेटेड है, तो तुम तीनों जन, तुम लोग का नहीं क्योंकि तुम्हारा डीटी अलग से ही होगा, तुम तीनों जन अपडेटेड नोट्स प्रिंट करवाए बाहर, वो लेके जाना। ठीक है, डेट्स वगैरह सारे अपडेटेड है, अमाउंट्स अपडेटेड है उसके अंदर, तो वो रेफर करो, पिछला वाला मत रेफर करना। ठीक है, तो वो हो गया। दूसरा, मई वाले सिर्फ रुकना, मुझे काम है, May 27 का बैच। हाँ May 27। ठीक है।